everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and as you all know that we are discussing the chapter The Snake and the Mirror. But इसी chapter में आपको एक poem given है, that is A Legend of the Northland written by Phoebe Carey. Now this particular poem is legend. Legend का मतलब क्या होता है? Legend का मतलब होता है sort of एक ऐसी story जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन हो रही है, जो इसलिए बताई जाती है बिकॉज इट गिव्स अ मॉरल मैसेज. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वर स्मॉल वी वर ऑलवेज टोल्ड सम स्टोरीज, या फिर हमको बेड टाइम स्टोरी सुनाई जाती थी बाय आवर ग्रैंड मदर्स, बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स, दैट इज ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, और आवर पेरेंट्स यूज टू टेल अस सम स्टोरीज जिसमें हमको कोई ना कोई एक मॉरल मैसेज मिलता था. एट दैट टाइम जब हम छोटे थे हमें कैसी टाइप की स्टोरी सुनाई जाती थी जिसमें कोई ऐसा मॉरल मैसेज हो कि आपको अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, आपको किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ लेना नहीं चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरी सुनाई जाती थी कि अगर अभी नहीं सोओगे तो एनी घोस्ट वुड कम, और इस टाइप की स्टोरीज, राइट. तो ये स्टोरीज आपको क्यों सुनाई जाती थी? सो दैट आपको एक लेसन मिले अपनी लाइफ में, यू गेट समथिंग टू लर्न. एंड एज वी वर किड्स दैट टाइम, सो वी डिड नॉट हैव दैट एबिलिटी टू आर्ग्यू और टू डिबेट ऑन द थिंग्स कि ये लॉजिकल है भी या नहीं. वी वर लाइक हाँ भाई पेरेंट्स ने बोला है, ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला है, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ होता होगा. बट दो स्टोरीज वर टोल्ड टू यू टू जस्ट गिव अ लाइफ लेसन, राइट. सिमिलरली एक लेजेंड क्या होता है? इट्स ऑल्सो दोज सिग्निफाइज दो स्टोरीज जो कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बताई जा रही हैं, और वो जो है कोई ना कोई एक मॉरल मैसेज देती है. सिमिलरली दिस पर्टिकुलर पोएम इज ऑल्सो अ टेल और अ स्टोरी जो ऐसा माना जाता है कि रियल है, बट अकॉर्डिंग टू द पोएट दिस इज नॉट रियल, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा. इट्स जस्ट दैट टू टीच समबडी अ लेसन और टू टेल यू दैट मॉरल मैसेज. इस वजह से ये टेल जो है बहुत ज्यादा फेमस है. सो ये जो लेजेंड वर्ड है यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएटली यूज किया गया है बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ मैसेज एंड इट्स पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अ जनरेशन. दैट इज हर कोई जो है अपने बच्चों को वहां पे कहानी सुनाते हैं. नाउ बिकॉज दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू अ प्लेस दैट इज नॉर्थ लैंड. नॉर्थ लैंड का मतलब है कोई ऐसी जगह जो कि नॉर्दर्न पोल की साइड है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में है, इसीलिए उसको बोल दिया है नॉर्थ लैंड. नाउ एज वी आर गोइंग टू रीड अ story which is the story related to Northland, giving you a moral message, passing from one generation to generation, ये टेल सुनाई जाती है. That's why this title is appropriate and that is A Legend of the Northland. Clear? अब इस पर्टिकुलर स्टोरी में हम देखने वाले हैं दो मेन कैरेक्टर्स. वन इज सेंट पीटर एंड अदर इज अ वुमन. क्लियर? तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में हमें ये पता चलने वाला है कि हाउ सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस क्या कर सकती है. इट कैन लीड यू टू व्हाट काइंड ऑफ, बोल सकते हो, रिजल्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड कंक्लूजन्स इन योर लाइफ. कभी भी सेल्फिश होना, ग्रीडी होना हमेशा अच्छी बातों के लिए नहीं बोला जा रहा है. देखो देयर आर 2 पॉइंट्स, हमेशा बोला है ना, 2 फेसेस होते हैं हर कॉइन के. यू शुड बी सेल्फिश टू डू गुड फॉर अदर्स, लाइक आई विल डू इट फॉर एवरीबडी. यू शुड बी सेल्फिश टू बी अ पर्सन जो कि बहुत काइंड है. ऐसी चीजें में भी हम देख सकते हैं, बट दैट इज समथिंग बिल्कुल डिफरेंट. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि इफ वी टर्न आउट टू बी अ वेरी सेल्फिश पर्सन, ग्रीडी पर्सन, जिसमें हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम ही अपना ही करें, बस किसी की हेल्प ना करें, व्हाई वी शुड बी काइंड इनफ टू हेल्प एनीबडी, इससे हमारा क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, देन डेफिनेटली यू आर नॉट करेक्ट. सेम चीज यहां सीखने को मिलने वाली है हमें. सी इफ वी हैव बीन गिवन अ ह्यूमन बीइंग फॉर्म, हम एक ह्यूमन बीइंग में बने हैं, हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है. वी आर नॉट एनी एनिमल, वी आर नॉट एनी इंसेक्ट. और इनमें और हमें डिफरेंस क्या है कि दे कैन नॉट जस्ट थिंक और डू समथिंग फॉर बेटरमेंट, या फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकता. ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं, दैट इज जो माइंड है, जो एनालाइजेशन है, जो लॉजिकल पावर है, वो हम में है, राइट. इसका मतलब हम गिफ्टेड हैं. So we should be able to use those things, this opportunity into a chance. We should turn it into a chance where we are able to help people, where we are able to give जो भी एक requirement है किसी ऐसी needy person की, वो अगर हम fulfill कर पा रहे हैं, then definitely we are doing something good in our life. सिर्फ डेली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फैमिली के लिए फुलफिल करना, पढ़ाई करना, या फिर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब करके अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करना, दैट इज नॉट ओनली द थिंग जो कि आपको करनी है. दीज आर प्रायोरिटीज, बट ऑल्सो वन थिंग शुड बी एडेड इन योर लिस्ट, एंड दैट इज यू शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू द पीपल हु आर इन नीड.
फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे घर के बाहर या फिर हम किसी टेम्पल में जाते हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, यू सी अ पर्सन जो कि पुअर है, कोई बच्चे हैं, दोज हु आर बेगर्स, और वो आपसे कुछ भी मांग रहे हैं. सो डोंट बी लाइक कि नहीं जाओ जाओ हमें नहीं देना, ऐसा मत करा करो. इफ यू रियली कैन डू समथिंग, यू कैन बाय समथिंग फॉर देम टू ईट, या फिर आपके पास क्लोथ्स हैं जो आपको लगता है कि दे आर नॉट ऑफ एनी यूज, तो वो दे सकते हो आप उनको. अगर आप फॉर एग्जाम्पल लाइक हम अगर बर्थडे पार्टीज की बात करते हैं, व्हाट वी यूजुअली डू इज बर्थडेज पे वी जस्ट सेलिब्रेट, लाइक वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए. वी सेलिब्रेट, वी कट अ केक, भलिया फ्रेंड्स को बुलाते हैं, ट्रीट व्रीट देते हैं, बढ़िया थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हम वहाँ स्पेंड करके आते हैं. दैट्स गुड, यू डू इट, दैट जस्ट एक बार आता है बर्थडे, व्हाई नॉट टू डू इट. बट ऑल्सो यू कैन डू वन मोर थिंग, थोड़े पैसे जो हैं किसी नीडी के लिए खर्च कर लो, उसको कुछ दे दो ताकि आपको अच्छा लगे. एक फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आती है व्हेन यू डू समथिंग गुड फॉर समवन. सो बी काइंड, डू बी अ गिवर. हमेशा कोशिश करो कि अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो, वेदर इट्स फ्रॉम योर वर्ड्स या फिर किसी को सिर्फ बोल के अगर किसी को समझा देते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जो कि थोड़ा मोटिवेटेड नहीं है, थोड़ा लेट डाउन फील कर रहा है, और अगर आप अपने वर्ड्स से किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो, एनकरेज कर सकते हो, व्हाई नॉट टू डू दैट. दैट इज ऑल्सो बोल सकते हो वन साइड ऑफ हेल्पिंग अ नीडी. सेकेंड थिंग इज इफ यू कैन डेफिनेटली हेल्प अ पर्सन जिसको कोई रिक्वायरमेंट है और आप वो पूरी कर सकते हो, यू आर लाइक केपेबल इनफ कि आप किसी को कुछ क्लोथ्स दे सकते हो, आप किसी को खाना खिला सकते हो. अगर किसी के पास ठंड के टाइम पे लाइक वार्म क्लोथ्स नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है, अगर आप वो दे सकते हो, डेफिनेटली डू इट, व्हाई नॉट. इट्स वेरी गुड थिंग, राइट. इससे कुछ कम नहीं हो जाएगा आपके यहाँ से इफ यू आर केपेबल इनफ. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही देखने वाले हैं कि दिस पर्टिकुलर वुमन इज गिवन एवरीथिंग बाय गॉड. शी हैज अ शेल्टर जहाँ पे वो आराम से रह सकती है. शी कैन प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम विंड, फ्रॉम सन, फ्रॉम हर एक जो भी डिफिकल्ट जो वेदर कंडीशंस हैं, रेन हो गई, हर एक चीज़ से वो अपने आप को सेव कर सकती है. नंबर 2, शी हैज़ फूड टू ईट. वेरी इंपॉर्टेंट. हर किसी के पास नहीं होता है ये चीज़ कि खाने को मिल जाए. सम आर पीपल जो किसी को एक बार खाने को मिल जाता है पूरे दिन में, या किसी को 2 या 3 दिन में कुछ खाने को मिलता है. तो आपके पास फूड है, यानी इस वुमन के पास फूड है. दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग शी इज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव. थर्ड थिंग, शी ऑल्सो हैज फायर. फायर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बिकॉज हम जो नॉर्थ लैंड पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जो सीजन है बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, यहाँ पे इट्स वेरी कोल्ड देयर. तो वहाँ के लोगों के लिए फायर इज समथिंग जो कि एक ब्लेसिंग है, बिकॉज दे कैन फील वार्म, राइट. तो यहाँ इस वुमेन को एवरीथिंग शी हैज़, बट देन टू शी इज़ अ पर्सन जो कि बहुत माइसर है, बहुत कंजूस है, और वो किसी की भी हेल्प करना पसंद नहीं करती. शी इज़ लाइक कि अगर मैं कोई चीज़ अपने लिए कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ इनके हाथ में देखो क्या है, ये केक है. तो अगर ये केक बोलती है कि मैं अपने लिए खाती हूँ या मैं खुद से खाती हूँ, तो एक बड़ा सा केक भी मुझे छोटा लगता है. बट अगर वही केक मैं किसी और को अगर दूँ फ्री में ऐसे ही खाने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो केक जो है बहुत बड़ा है. क्लियर. इसका मतलब क्या हुआ, जब वो खुद खा रही हैं तब उनको लग रहा है बहुत छोटा सा केक है, तो ये बहुत कम क्वांटिटी है. बट जब किसी और को देती हैं तो उनको इतना ज़्यादा वो कंजूसी वाली जो ट्रैक है उस पर वो चली जाती है. एंड शी इज़ लाइक कि क्यों दूँ मैं किसी को खाने के लिए. और वो केक भी जो है उनको बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगता है, और कितनी भी साइज़ छोटी कर लें केक की, उनको यही लगता है कि ये केक तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सामने वाले के कंजम्पशन के लिए. सो वाई शुड आई गिव दैट थिंग टू एनीबडी. तो ये जो चीज़ है वही हमको यहाँ देखने को मिलने वाली है कि इफ़ यू कैन डू समथिंग. अरे केक में क्या हो जाएगा, इफ़ यू कैन जस्ट गिव 2 चपातीज एवरी डे टू समवन. अगर आप किसी को थोड़ा बहुत खाना दे दोगे, जब खाना घर में बन रहा है खाने के लिए, तो उससे क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी, सामने वाले का पेट भर जाएगा, राइट. तो वो चीज़ें जो है हमें यहाँ सीखने को मिलने वाली है कि ग्रीडी होने से, सेल्फिश होने से आपको कुछ अच्छा हासिल नहीं होता है. यू एंड अप इन बोल सकते हो समथिंग जिसकी वजह से आप ट्रबल ही फेस करोगे. यू वुड एंड अप वॉचिंग योर सेल्फ नॉट फीलिंग गुड. वो कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा इफ़ यू आर नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी. सो ये जो एक मॉरल मैसेज है बहुत ही ब्यूटिफुली कन्वे किया गया है इस पूरी पोम में. ऑल्सो ये बहुत बड़ी पोम है, टोटल 16 स्टैंजाज हैं इस पोम में, बट सारे ही स्टैंजाज में कुछ ही वर्ड्स होंगे जो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे, जो हम डिस्कस करेंगे. बट ओवरऑल दिस इज अ कंप्लीट पोम विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय एनीबॉडी. बहुत इजीली समझ जाओगे, एंड ऑल्सो वील गेट टू लर्न समथिंग वेरी गुड. तो आपको अच्छा भी लगेगा इसको पढ़कर. क्लियर. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, दैट इज पीप कैरी, एंड देन वील रीड अबाउट ये पोम जो है वो एक बैले है. अब वो क्या होता है वो अभी हम देखेंगे. ऑल्सो इसमें क्या एक चीज़ जो है वो पोर्ट्रे की गई है, ऑलरेडी हम अभी मैसेज डिस्कस कर चुके हैं, वही एक बार रीड कर लेंगे, एंड देन वी विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम. क्लियर. ऑल राइट. So this particular poem, that is A Legend of the Northland, is written by Phoebe Carey. Now she was born on September 4, 1824 and unfortunately left the world on 31st of July 1871. She was an American poetess. ठीक है, वो जो थी वो एक American poetess थी, and she is been very well known for her writings.
She was a champion of women's rights and was also editor of the Revolution, a newspaper, for a short time. So she was just not a poetess, she was also editor of one of the newspapers जो उस वक्त चलते थे, that is the Revolution. Clear? तो इतना introduction बहुत है हमारे लिए, that she is someone जो कि एक well known poetess है, she is an American poetess and also not only वो जो है poems या फिर stories वगैरह ही लिखती हैं, other than that she has also been the editor of a newspaper that was titled as The Revolution. Clear? Now let's read something about this poem, that is A Legend of Northland, and then we'll read the very first stanza. So this particular poem, that is A Legend of Northland, narrates the legend of the old lady who angered Saint Peter because of her greed. हमने बात की ना अभी, there are two characters जिनके बारे में हम बात करेंगे. Number one is this old lady, number two is Saint पीटर. सेंट पीटर कौन है? ही इज द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के एक डिसाइपल हैं, उनको फॉलो करते थे. तो ये है सेंट पीटर और उनकी और ये एक ओल्ड लेडी जो है उनकी रिलेटेड एक इंसिडेंट है जिसपे ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है. सो इट्स अ लेजेंड बिकॉज ये स्टोरी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास ऑन होती है, बताई जाती है एंड ऑल्सो एट द एंड वो एक मॉरल मैसेज आपको प्रोवाइड की करेगी. दिस पोम इज अ बैले. अब ये क्या है? बैलेड क्या होता है? A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Sort of एक गाने के फॉर्म में अगर पोम लिखी हो, एक लिरिकल सा मीनिंग हो, उसे हम कहते हैं बैलेड. और यहाँ पर ये छोटे छोटे स्टैंजाज में होती है ये जो पोएम होती है. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे टोटल 16 स्टैंजाज हैं, तो ये भी क्या है? एक बैलेड है और ये एक सॉन्ग के फॉर्म में लिखी गई है. Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. This is a part of a folk culture, जो एक traditional culture चलता है उसका एक पार्ट है बैलेड्स, और ये जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास ऑन होते हैं, यानी कि लोगों को सुनाई जाती हैं सॉर्ट ऑफ एक सॉन्ग के फॉर्म में, सो दैट पीपल गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट. क्लियर? तो ये पर्टिकुलर जो एक लेजेंड वाला वर्ड है वो आपको समझ आ गया होगा आई होप, एंड ऑल्सो ये जो बैलेड वाली बात है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी कि दिस पर्टिकुलर पोम इज अ लेजेंड एंड ऑल्सो इट्स अ बैलेड. क्लियर? ऑल राइट. Now the poem begins with the very first stanza which says, away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अब यहाँ पे away, away in the Northland का मतलब है कि बहुत दूर. हम कहाँ की बात कर रहे हैं? नॉर्थलैंड की, यानी कि हम उन प्लेसेस की बात कर रहे हैं, उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्दर्न साइड पे हैं, जो नॉर्थ पोल पे एग्जिस्ट करती हैं. Where the hours of day are few, और वहाँ का अब ऐसा कुछ है कि जो सनरेज हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही वहाँ पे पड़ती हैं. सो बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन जो कि बहुत कम है ऑफ द सनलाइट, वहाँ डे टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है. क्लियर? सो आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू मीन्स द डे टाइम इन दीज कंट्रीज इज वेरी लेस एंड हार्डली जो है बहुत ही कुछ घंटों के लिए ही डे टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जब यहाँ पे विंटर्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, दैट टाइम नाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की हो जाती हैं. नॉर्मली भी हम यही बोलते हैं राइट, ठंड के टाइम पे दिन छोटे हो गए रात बड़ी हो गई राइट, मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से कंट्री सिचुएटेड है नॉर्थ पोल पे कि यहाँ सन रेज जो है बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए फॉल होती हैं एंड जो नाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन की होती हैं. That they cannot sleep them through. यहाँ पे they कौन है? They हैं वो people which live in this Northland. तो people of Northland लिख लीजिए, यानी कि जो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं उनके लिए ये जो नाइट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं राइट. सो दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, यानी कि जब ये सोते हैं रात को तो जब इनकी ऑलमोस्ट नींद पूरी भी हो जाती है, इनकी आंख खुलती है, तभी इनको क्या दिखता है कि भाई अभी भी रात है. मतलब इतनी लंबी रात होती है, इतना ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है राइट्स का कि पीपल आर लाइक दे कैन नॉट स्लीप कंटिन्यूसली फॉर सो लॉन्ग. नाउ दिस इज समथिंग जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज हमें तो जितनी भी देर दे दें सोने के लिए हम हैप्पीली सो जाएंगे यही, बट यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही एक समझ सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि नाइट का ड्यूरेशन इतना ज़्यादा है कि बॉडी का जो रूटीन है उतनी स्लीप मिल जाती है जब इंसान को, ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुल जाती है. सिमिलरली जैसे ही इनकी आईज ओपन होती है तो इनको क्या दिखता है कि अभी भी क्या है? रात है. तो ये उनके लिए बहुत ही सही नहीं है. दे आर नॉट एबल टू स्लीप कंप्लीटली थ्रू आउट द नाइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है. तो इन दिस स्टैंजा द पोएट इज जस्ट टेलिंग अस दैट देयर इज दिस प्लेस दैट इज नॉर्थलैंड, डिफरिंग टू द नॉर्दर्न countries. There it's so
कोल्ड दैट द सन रेज जो है दे फॉल ओनली फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन एंड देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज वेरी स्मॉल बट द नाइट्स आर very longer, and because of that the people staying there are not able to see completely they are not able to sleep throughout this duration of night. Clear? So this was the particular first stanza. Done? All right. Next stanza says, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. अब इस stanza में the poet is telling us where they harness the swift reindeer, यानी कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर्स हैं, यहाँ पे जो प्लेस है उसकी बात हो रही है कि वहाँ पे होता क्या है, the people there harness द स्विफ्ट रेंडियर. अब रेंडियर पहले समझ लो क्या होता है. रेंडियर एक एनिमल है जो कि पोलर रीजन्स में आपको मिलेगा, इस तरीके का वो दिखता है. और अगर आप क्रिसमस से रिलेटेड कोई पिक्चर्स देखो तो आपको दिखेगा कि रेंडियर्स होते हैं, पीछे एक कार्ट होता है स्लेज, उसमें सांता क्लॉज बैठते हैं, राइट. तो वही चीज हो रही है कि दिस पर्टिकुलर एनिमल इज रेंडियर जो कि पोलर एरियाज में मिलता है. इनके पीछे एक लगा देते हैं स्लेज. स्लेज एक सॉर्ट ऑफ कार्ट होता है जिसपे व्हील्स लगी होती हैं और उसमें फिर या तो लोड्स जैसे कुछ भी सामान रखना हो, या फिर जो सांता क्लॉज की बात की गई है, या फिर लोग बैठ के उसमें मूव करते हैं. बिकॉज ये रेंडियर बहुत ज़्यादा स्विफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट रनर होता है. तो वहाँ के लोग जो हैं क्या करते हैं, दे हार्नेस मीन्स टू टाई द रेंडियर्स विद अ रोप to a sledge so that it can be used for transportation. So there is this one sledge which is a cart sort of thing. This cart with the help of a rope is tied with this reindeer so that reindeer जो है वो move करेगा स्पीड में और चीजें जो है वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. The swift reindeer. What is swift? Something which runs very fast. To the sledges when it snows. किससे टाई कर देते हैं? स्लेजेस से. अभी बात हुई है. Vehicle on runners for conveying loads or passengers over snow or ice often pulled by draught animals. What are draught animals? जो कि लोड वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनिमल्स को यूज किया जाता है. Those are draught animals. तो यहाँ पे बात की गई है कि जहाँ जो ये बात है नॉर्थ लैंड की, there the people use a rope to tie a sledge with the reindeer so that this swift reindeer, this fast moving reindeer can help them to transport things. Clear? When it snows, जब भी वहाँ पे बर्फ पड़ती है उस वक्त ये सीन आपको वहाँ देखने को मिलेगा. And the children look like bears cubs. और वहाँ के जो बच्चे हैं नॉर्थ लैंड में इस वक्त जब स्नो गिर रही होती है वो बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे कि बेयर के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कोई फरी से क्यूट से टेडी बेयर टाइप्स, वैसे टाइप के बच्चे ये लोग दिखते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर वेयरिंग फनी फरी क्लोथ्स. यानी कि फनी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज पूरी तरीके से ढक जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वार्म क्लोथ्स पहनाने पड़ते हैं. एंड ऑल्सो ये क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है, फर लगा होता है. सिमिलरली लाइक यू कैन सी अ बेयर, बेयर ऑल्सो हैज़ स्किन विच इज़ अ फरी स्किन. सो उनके जो छोटे छोटे कब्स होते हैं, जो बेयर के बच्चे होते हैं, दे ऑल्सो लुक लाइक वेरी क्यूट फनी एंड दे आर लाइक, उनकी जो बॉडी बहुत ज़्यादा फरी सी दिखती है उनकी स्किन. सिमिलरली द पीपल, जो बच्चे हैं वहां पर नॉर्थ लैंड में, द चिल्ड्रन ऑल्सो लुक लाइक बेयर्स कब्स, वेरी क्यूट एंड फनी बिकॉज दे आर वेयरिंग समथिंग जो कि क्या है, फरी सा है और बहुत ज्यादा फनी दिखता है. क्लियर? सो इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा द पोएट इज जस्ट टेलिंग अस दैट कि नॉर्थ लैंड की बात हो रही है अभी तक कि इन दिस प्लेस जब भी इट स्नोज, जब भी यहाँ पे बर्फ गिरती है, द पीपल टेक अ रोप और वो स्लेज को और रेंडियर को टाई कर देते हैं. और जब भी क्यों करते हैं टाई वो यहाँ पे बताया नहीं है, बट यूजुअली क्या होता है, या तो लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर ज्यादातर तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है. और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो इस मौसम में, इस वेदर में ऐसा लगता है कि सॉर्ट ऑफ फनी फरी से दिखते हैं, बिकॉज दे आर वेयरिंग फनी फरी क्लोथ, सो दे काइंड ऑफ लुक लाइक बेयर्स कब्स. यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेयर के, वैसे ये दिखते हैं. क्लियर? ऑल राइट. द थर्ड स्टैंजा सेज, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So the poet is like कि they tell them a curious story. अब यहाँ पे they कौन है? They are again the people of Northland. And specifically these are the elder ones, जो कि elders हैं घर के, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए. दीज आर स्पेसिफिकली द वंस जिनको यहाँ पे दे से कन्वे किया गया है. सो दीज एल्डर्स ऑफ द फैमिली व्हाट दे डू इज दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. और यहाँ देम कौन है? देम रेफर्स टू द चिल्ड्रन ऑफ नॉर्थलैंड. यानी जो बच्चे रहते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, उनको ये स्टोरी सुनाई जाती है. तो ये जो यंगर जनरेशन है उसकी बात हो रही है.
क्लियर? सो हियर दे रेफर्स टू द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड जो कि एल्डर्स हैं, एंड दे टेल देयर चिल्ड्रन अ क्यूरियस स्टोरी. व्हाट इज क्यूरियस? स्ट्रेंज स्टोरी. बड़ी बहुत ही अनयूजुअल सी स्टोरी है, ऐसा समझ नहीं आता कि ये सही है कि नहीं है. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू. आई कौन है यहाँ पे? आई है हमारी पोइटेस जो कि बोलती हैं कि आई डोंट थिंक कि ये सही बात है. शी डज नॉट बिलीव इट. टिस का मतलब क्या होता है? ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है. सो पोइटेस इज लाइक आई डोंट थिंक दिस स्टोरी इज ट्रू. मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी रियल में ऐसी हुई होगी या इतनी ऑथेंटिक होगी. इट्स जस्ट जैसे कि हम नॉर्मली फैंटेसी स्टोरीज बनाते हैं, इमेजिनेटिव स्टोरीज फॉर्म करते हैं, सिमिलरली हो सकता है ये स्टोरी भी इसलिए सुनाई जाती हो, बट उनके हिसाब से दिस स्टोरी इज नॉट ट्रू. And yet you may learn a lesson. But she is like, obviously you will get to learn a lesson after you read this story, after you get to hear this tale. So definitely she is like, if I tell the tale to you, that if I tell the tale yani story, if I tell you this story, if I narrate this story to you, definitely you will also learn a lesson from it. So although I don't believe it is true, but then too I'll convey to you because I feel that you will get to learn a lesson at the end. Clear? तो यहाँ पोइटेस बोलती हैं कि वहाँ की जो एल्डर जनरेशन है नॉर्थलैंड की, वो अपनी यंगर जनरेशन को एक स्टोरी सुनाते हैं जो कि थोड़ी स्ट्रेंज है, क्यूरियस है, और पोइटेस के हिसाब से भी यानी फीब कैरी के हिसाब से भी ये जो स्टोरी है वो ट्रू नहीं है, वो सच नहीं है, बट फिर भी वो ये स्टोरी हमको सुनाना चाहती हैं, वो ये टेल जो है वो हमें बताना चाहती हैं, सो दैट एट द एंड हम एक लेसन इससे सीख पाए. क्लियर? ऑल राइट. Now the story begins. तो ये जो पहले के स्टैंजास थे, they were all about Northland, they were all about कि वहाँ के लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, and also वहाँ का weather, climate. Finally कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक स्टोरी है जो कि वहाँ के लोग जो हैं एल्डर जनरेशन अपनी यंगर जनरेशन को सुनाती है. ये स्टोरी शायद ही ट्रू हो, बट क्योंकि इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा तो इसीलिए पोइटर्स अब हमें वो स्टोरी सुनाने वाली है. क्लियर? ऑल राइट. नाउ द स्टोरी विल बिगिन फ्रॉम हियर. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक बार की बात है, दिस इंसिडेंट हैपेंड, और बात किसकी हो रही है? गुड सेंट पीटर की. अब ये सेंट है यानी कि ये बिल्कुल मोह माया से दूर, अच्छी बातें सिखाने वाले, काइंड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग, वो हैं. क्लियर? सो ही इज सेंट पीटर हु इज अ डिसाइपल और फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट. ही वॉज वन ऑफ द डिसाइपल्स किसके? जीसस क्राइस्ट के. ठीक है? तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के ये वन ऑफ द फॉलोअर्स हैं, और ये इनकी बात हो रही है कि एक बार एक इंसिडेंट होता है जिसमें ये क्या है? वन ऑफ द कैरेक्टर्स. lived in the world below and walked about it preaching. तो वो जो है, जो वर्ल्ड है उसको ट्रैवल करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जस्ट टू गिव हिज प्रीचिंग्स. प्रीचिंग्स का मतलब क्या होता है? टू गिव अ रिलीजियस टॉक, अच्छी बातें सिखाना लोगों को, शिक्षा देना, ये सब काम वो करते थे. तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे सो दैट वो हर जगह किसी न किसी को कुछ अच्छा सिखा पाए. Just as he did, and similarly this time also he was out, traveling somewhere, he was moving somewhere to preach people. और अभी हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो इसी तरीके से वहां पे भी पहुंच जाते हैं जहां अभी हम एक ओल्ड वुमन की बात करेंगे. तो he was a saint, he was disciple of Lord Christ and he used to travel all around the world to give his preachings. religious talks देने के लिए वो हर जगह ट्रैवल करते रहते थे, और इसी तरीके से वो जो है इस जगह पे पहुंचेंगे जहां पे आगे की हमारी स्टोरी कंटिन्यू होगी. क्लियर? ऑल राइट. Next stanza says, he came to the door of a cottage and traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो यहाँ पे अब जो सेंट पीटर है as he is traveling, तो वो फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं? एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर वो खड़े हैं डोर ऑफ अ कॉटेज. एक छोटा सा उनको घर दिखता है, कॉटेज दिखता है, और उसके बाहर जो दरवाजा है, जो एंट्रेंस है, वहाँ पर ये खड़े हैं. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, और क्योंकि ये हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं अपनी प्रीचिंग्स देते हुए, तो वो यहाँ पे भी पहुंच जाते हैं. वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स. हो क्या रहा था इस कॉटेज में? एक लिटिल वुमेन थी, यानी कि एक शॉर्ट हाइटेड वुमेन है, और वो क्या कर रही हैं? वो केक्स जो है वो बेक कर रही थी. एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ. हर्थ क्या होता है? फायर प्लेस वेर यू डू कुकिंग. सॉर्ट ऑफ एक ट्रेडिशनल ओवन जो होता है उसे हम कहते हैं, ऐसा हर्थ होता है, इसमें जो है बेकिंग की जाती थी. क्लियर? तो ट्रेडिशनल ओवन बोल सकते हो आप हर्थ को. सो यहाँ पर यही बताया गया है कि एज सेंट पीटर वॉज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड टू गिव हिज प्रीचिंग्स टू द पीपल, ही केम टू अ पॉइंट जहाँ पर वो एक कॉटेज के बाहर खड़े हैं, उसके जो एंट्रेंस है, जो डोर है, वहाँ खड़े. ही सॉ अ लिटिल वुमेन, ही सॉ अ शॉर्ट हाइटेड वुमेन हु वॉज बेकिंग अ केक एंड दैट टू बेकिंग ऑन अ हर्थ. हर्थ में बेक कर रही थी वो एक केक को, और वही वो देखते हैं कि ये जो वुमन है वो वहाँ पे केक बेक कर रही है. क्लियर? ऑल राइट.
Next stanza says, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब क्योंकि सेंट पीटर जो हैं वो पूरी तरीके से ट्रैवल कर रहे थे दिनों से, तो उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था. फास्टिंग क्या बोला है यहाँ पर? फास्टिंग मीन्स कुछ नहीं खाना, व्रत रखना जो बोलते हैं हम, दैट इज फास्टिंग. तो क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ भी कंज्यूम नहीं किया था, तो सॉर्ट ऑफ क्या हो गया? फास्टिंग हो गई, राइट. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिजी फील करना, चक्कर जैसा लगना, ऐसा लग रहा है सॉर्ट ऑफ अभी हम बेहोश हो जाएंगे. सो व्हेन यू फील वीक एंड डिजी एंड यू आर अबाउट टू लूज योर कॉन्शियसनेस, उसे कहते हो फेंट होना. क्लियर? तो बिकॉज सेंट पीटर जो है उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो वो जो है बहुत वीक फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था उनको कि उनको चक्कर आ जाएंगे और वो गिर जाएंगे. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि ऑलमोस्ट दिन खत्म हो गया था और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था. He asked her from her store of cakes to give him a single one. और उन्होंने इस वुमन को बोला, क्योंकि उनकी पूरी स्टोर थी, दुकान थी भाई इस वुमन की पूरी केक्स की, तो सिर्फ ये बोला कि मुझे सिर्फ एक केक जो है इसमें से खाने के लिए दे दो. क्लियर? तो बिकॉज सेंट पीटर was roaming around the world, he was very hungry, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था. तो when he saw this woman who was baking a cake, she had a store of cakes, a full complete shop of cakes. So he just asked one piece of cake from this lady so that he can feel better as he was very hungry. तो ये चीज देखकर हमें क्या लगता है कि हाँ भाई इजीली दे देना चाहिए वुमन को. बहुत बड़ा आपका स्टोर हो केक का, एक पीस अगर आपको किसी को देना है तो क्यों नहीं दोगे, राइट. तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो ये नहीं बोल रहे कि मैं पैसे से खरीदूंगा बिकॉज ही इज अ सेंट, तो उनको ऐसे ही चाहिए ये जो केक का पीस है. एंड इट्स वेरी नॉर्मल, इतना सही तो मांगा उन्होंने. क्या मांगा है? एक पीस ऑफ केक. नाउ लेट्स सी इन विमेन का रिएक्शन क्या है. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो उन्होंने क्या किया, एज शी वॉज लाइक दैट आई हैव टू बेक अ केक फॉर दिस पर्सन, तो वो चाहती तो क्या करती, ऑलरेडी शी हैज बेक्ड अ लॉट ऑफ केक्स बिकॉज उनका शॉप था दैट सेंट पीटर कुड सी, तो ऑब्वियसली वहाँ बहुत सारे केक्स होंगे. तो व्हाट शी कुड हैव डन इज, ऑलरेडी जितने सारे केक्स हैं उनमें से कोई सा भी केक निकाल के वो दे देती सेंट पीटर को. बट व्हाट शी डिड वॉज, उन्होंने वापस से एक केक बनाने के लिए वापस वही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बेक करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज शी वॉन्टेड टू मेक अ लिटिल केक. उनको बड़ा सा केक नहीं देना था सेंट पीटर को, बिकॉज ऑब्वियसली इसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते, उनको सॉर्ट ऑफ देना था उनको ऐसे ही. तो शी वॉज ऑफ द व्यू कि इतना बड़ा केक क्यों दूंगी मैं एक छोटा सा केक बना के दूंगी सेंट पीटर को. तो वो अगेन जो है एक छोटा केक बनाने लग जाती है. बट एज इट बेकिंग ले, बट जैसे ही वो छोटे केक को वो हर्थ में रखती हैं और वो देखती हैं कि वो बेक हो रहा है, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. बट वो जैसे ही उस केक को देखती हैं जो कि बेक हो रहा है हर्थ में, उनको लगता है कि ये केक जो है किसी को ऐसे ही दे देने के लिए बहुत बड़ा है. यानी ये जो छोटा केक उन्होंने बनाया वो भी अब उनको बड़ा दिख रहा था, बिकॉज शी इज नॉट अ पर्सन जो कि वो किसी को भी कुछ ऐसे ही दे दे. क्लियर? So the woman in this stanza is like, what we can see about this woman is that she was of the thought that I should make a little cake for Saint Peter because I have to just give it anyways without money, so I should bake a little cake. But as she baked one cake and she saw it in the hearth, she was like, this is also very big for big in size for something जो कि उनको ऐसे ही देना है. तो she was not okay with it. And now let's see कि वो next step अब क्या लेने वाली है. Next stanza is, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Now this woman is a very miser, बहुत कंजूस है ये, क्योंकि अभी उन्होंने क्या देखा कि मैंने एक केक जो है उन्होंने एक छोटा सा केक बनाने की कोशिश की. ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक छोटा सा केक बनाती हैं, स्टोर में से केक नहीं देती हैं सेंट पीटर को, और ये एक केक भी जब वो बेक करने लगती हैं हर्थ में, उनको क्या लगता है कि ये क्या है, बहुत बड़ा है, किसी को ऐसे ही दे देने के लिए. तो क्या करती हैं, अगेन वो केक वो नहीं देती हैं सेंट पीटर को. शी नीडेड अगेन वन मोर टाइम द डो, यानी कि देयरफॉर शी नीडेड अनदर का मतलब है टू मेक डो फ्रॉम फ्लोर. जो अब आटा गूंदने की बात करते हैं हम हिंदी में, उसको बोलते हैं नीडिंग का प्रोसेस. तो वो क्या करती हैं, एक और बार एक डो जो है वो नीड करने की कोशिश करती हैं, उसको बनाने की कोशिश करती हैं केक के लिए. और इस बार वो जो है वो डो थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये केक भी उनको फर्स्ट टाइम क्या लग रहा था, बड़ा. सो शी वांटेड टू प्रिपेयर अ केक व्हिच इज स्मॉलर देन दिस. सो शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. ऑब्वियसली उससे भी छोटा डो जो है उन्होंने बनाया.
बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, बट जैसे ही वो डो जो है वो टर्न करती है कि हाँ भाई अब वो रेडी हो गया है केक बनाने के लिए, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, शी वॉज ऑफ द व्यू कि भाई ये तो उतना ही बड़ा है जितना कि मैंने फर्स्ट टाइम में केक बनाया। मीन्स उनको जो है वो भले ही बड़ा हो ना हो, बट उनको वो जो ग्रीड, वो जो सेल्फिशनेस है उनके अंदर भरी हुई, वो जो कंजूसी है, उसकी वजह से वो भी उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम व्हाट शी डिड वाज शी नीडेड अनदर डो. This time obviously it was smaller than the previous one, but as she was done with the kneading and she turned it over and saw it, she was of the view that this is same in size as the previous one. यानी again she was of the view कि भाई एक और बार जो मैंने बना लिया है डो वो भी उतना ही साइज का है, यानी केक उतना ही बड़ा बनेगा। तो फिर से उनको शायद लग रहा होगा कि भाई मुझे और कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं और छोटा केक बनाऊं। So this was the second step she took, and again we are of the view that she is really very miser and very selfish. Clear? All right. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो यहाँ बोला है कि then she took a tiny scrap of dough. तो अब उन्होंने फिर से scrap बोला है, यानी कि बहुत कम अमाउंट, फिर से उन्होंने एक छोटा सा डो का स्क्रैप लिया, यानी कि उन्होंने जो बनाया होगा उसमें से एक छोटा सा स्क्रैप ले लिया, थोड़ा सा अमाउंट ले लिया जिससे वो अब केक बनाएंगी। And rolled it flat. Now here 2 times this word is repeated. It means यहाँ पे emphasis ले किया जा रहा है, एक stress किया जा रहा है पॉइंट पे कि वो इतनी कंजूस है, इतनी ग्रीडी है कि उसको बार बार रोल किए जा रही हैं ताकि वो बहुत पतला जो है डो जो है बहुत ही छोटे केक में या पतले से केक में टर्न हो पाए। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बिल्कुल फ्लैट करती जा रही है, ऐसे डो कर रही है जिसकी वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, बिल्कुल पतला हो जाए। and baked it thin as a wafer. Now this time it was not a cake. Cake कैसा होता है, थोड़ा thick सा होता है, fluffy सा होता है, but इस बार उन्होंने वेफर जितना उसको थिन कर दिया था, पतला कर दिया था रोल कर करके। वेफर क्या होता है, सॉर्ट ऑफ आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो जो एक थिन सा बिल्कुल जो आप कुकी खाते हो बिल्कुल उसको कहते हैं, बिल्कुल इतनी थिन जो एक कुकी हो सकती है उसे कहते हैं वेफर। अब केक इतना पतला होता है क्या? नहीं, बट दिस लेडी वाज सो कंजूस, इतनी माइसर थी दैट व्हाट शी डिड वाज शी रोल्ड इट टिल द पॉइंट जब तक वो बिल्कुल फ्लैट नहीं हो गया। But she couldn't part with that. But that was also not okay with her. She was like, अब ये भी मैं क्यों दूँ इनको फ्री में, ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। यानी अब तो हद ही हो गई। मतलब थर्ड टाइम भी उन्होंने क्या किया, she again took one scrap of the dough, एक छोटा सा अमाउंट लेती हैं, she rolled it till it was very flat, बिल्कुल फ्लैट तरीके से उसको रोल करती हैं, बेलने लगती हैं, and baked it thin as a wafer, और उसको इतना ज़्यादा पतला बना देती हैं जैसे कि कोई वेफर हो, यानी कि सॉर्ट ऑफ बिल्कुल पतली सी जो कुकी होती है उतना पतला उनको उसको बेल देती हैं। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, बट ऑल्सो शी वॉज ऑफ द व्यू कि ये भी मैं क्यों दूं सेंट पीटर को, बिकॉज दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा थिन है, भले ही मतलब इतना अमाउंट है उनके लिए कि जो वो किसी को फ्री में नहीं दे सकती। शी इज़ ऑफ द व्यू फ्री में देना है कुछ मुझे तो ये भी मैं क्यों दूँ, दिस इज ऑल्सो टू मच फॉर मी। सो नाउ लेट्स सी कि भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, क्या वो ये देंगी सेंट पीटर को या फिर अगेन इससे भी कुछ छोटा सा कुछ बनाने की कोशिश करेंगी। Next stanza says, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. Oh my God. Now what she did was, वेफर जितना पतला भी रोल कर लिया ना केक को, now she is not even okay with it, और वो भी नहीं देती वो सेंट पीटर को, because वो बोलती हैं my cakes that seem too small when I eat of them myself. अगर बड़े से बड़ा केक भी वो खुद जब कंज्यूम करती हैं उनको लगता है ये बहुत कम है। क्लियर? तो ये क्या बताता है कि जब वो खुद खा रही हैं उस चीज़ को तो वो तो उनको कम लग रही है, यानी वो इतनी सेल्फिश हैं, इतनी ग्रीडी हैं कि जब वो बड़ा से बड़ा केक भी खुद कंज्यूम करती हैं तो वो भी उनके लिए कम या छोटे साइज का लगता है। बट अगर वो यही केक जो उनको खुद के लिए छोटा लग रहा है वही का वही केक अगर वो किसी और को देती हैं गिव अवे, यानी जस्ट विदाउट मनी ऐसे ही अगर किसी को दे देती हैं तो वो उनको बहुत बड़ा लगने लगता है। और यही एक बोल सकते हो एक इंडिकेशन होता है, एक स्पेसिफिकेशन होता है, एक निशानी होती है किसी भी कंजूस की, एक माइसर की। सो यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि ये इतनी ज़्यादा कंजूस हैं, इतनी ज़्यादा माइसर हैं दैट शी इज़ ऑफ द व्यू कि whenever she consumes a cake, that cake is too small for her, but if she gives the same cake to somebody as a giveaway का मतलब होता है फ्री में, without money, she is of the view that that cake is
too much, too big, and that's why she decided to put all the things जो भी उन्होंने बनाए, जो वेफर भी बेक किया ना, she put it on the shelf. वो वहां पर अपने स्टोर में जो शेल्फ है वहां पर उसको प्लेस कर देती हैं. वो भी नहीं देती हैं सेंट पीटर को. अगर ये भी दे देती ना तो इट वॉज ओके विद सेंट पीटर, एटलीस्ट उनको कुछ तो खाने को मिल जाता. बट शी वॉज नॉट एबल टू थिंक that this person is very hungry, this person needs something to eat, I have a lot of things, मेरे पास इतने केक्स हैं, एक केक दे दूंगी तो nothing would be like a loss to me, it would just you know कि वो मुझे जितना contentment, जितना kindness देगा उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिलने वाला, right? But she was of the view that I cannot give something like this only to anybody because that is something जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, as she is a miser and a greedy and a selfish lady. Clear? All right. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब यहाँ जब हम beginning में पढ़ रहे थे, right, when we were like around stanza 4 हम पढ़ते हैं, and we read there the very first line is good Saint Peter. राइट इसका मतलब क्या था, ही इज अ सेंट, वो एक ऐसे पर्सन है जिनको ये सब चीज़ें जो होती है ना, गुस्सा आना, सेल्फिशनेस होना या फिर गलत लैंग्वेज का यूज़ करना, ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं होती बिकॉज दे आर सेंट्स. ठीक है, तो यहाँ गुड सेंट पीटर वही बोल रहा है कि ही इज़ अ पर्सन जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनको गुस्सा आना जो है पॉसिबल ही नहीं है. बट दिस वुमन हैज क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, और इसकी वजह से एक गुड सेंट पीटर को भी क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है. जैसे हमें भी आ रहा है, भाई क्या कर रहे हो, कुछ तो दे दो खाने के लिए, राइट. बट ये जो चीज़ हम देखते हैं वुमन के बारे में, द सिमिलर वे सेंट पीटर वॉज ऑल्सो एबल टू सी दिस, एंड ऑब्वियसली दैट वॉज अ फ्रस्ट्रेशन, दैट वॉज समथिंग जो कि उनको अनॉय कर रहा था, एंड ही ग्रू एंग्री. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, ऑब्वियसली वो भूखे थे, उनको कुछ भी खाया नहीं था उन्होंने सुबह से, एंड ही वॉज ऑल अबाउट टू लूज हिज कॉन्शियसनेस, बहुत वीक फील कर रहे थे, बहुत डिजीनेस उनको हो रही थी, बहुत बेहोश टाइप, चक्कर टाइप के उनको आ रहे थे. तो इस सिचुएशन में वैसे भी अगर हम नॉर्मली भी देखें, अगर हमें भूख लग रही है, हम हंग्री हैं, और उस वक्त कुछ ऐसा हो जाए जो हमको बिल्कुल सही नहीं लगता, तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, राइट. वह हंगर जो है किसी से सहन नहीं होता. सिमिलरली ये जो सेंट है, दैट इज सेंट पीटर, ही वॉज सो हंग्री, ही वॉज फीलिंग सो वीक, एंड देन दिस लेडी वॉज परफॉर्मिंग सच एक्शंस, डेफिनेटली दैट वॉज इनफ फॉर प्रोवोकिंग अ सेंट. इवन प्रोवोक करना मतलब होता है मेक एंग्री, किसी को उत्तेजित करना कि हाँ गुस्सा आ जाए किसी को भी. सो दिस वुमन वॉज हरसेल्फ वेरी मच इनफ टू प्रोवोक इवन अ सेंट, because what she was doing is that was completely wrong. She was too selfish, she was too miser, and that is something which is not बोल सकते हो acceptable even by a saint, and that's why Saint Peter जो है वो अब गुस्से में आ जाते हैं. क्लियर. तो अभी तक क्या समझ आ गया है कि ये जो लेडी के जितने भी एक्शंस हैं उसकी वजह से ऑब्वियसली सेंट पीटर जो है बिल्कुल भी अब सही फील नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है. एंड लेट्स सी अब वो ये जो एंगर है उनका वो किस तरीके से कन्वे करेंगे इस लेडी को. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Now this stanza is very beautiful. बहुत ही अच्छा stanza है ये, best stanza of this poem, बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज़ सिखाता है आपको. यहाँ पे सेंट पीटर जो हैं वो इतने गुस्से में हैं कि वो लेडी को बोलते हैं यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म. और ड्वेल का मतलब होता है टू लिव, यानी कि ह्यूमन फॉर्म जो तुमको मिला है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू लिव दिस लाइफ, उसके लिए यू आर नॉट वर्थ इट बिकॉज यू आर वेरी सेल्फिश, यू आर टू सेल्फिश. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. यू हैव एवरीथिंग, यू हैव फूड टू ईट, यू हैव शेल्टर, घर है, अपने आप को प्रोटेक्टिव रख सकते हो उसके अंदर, एंड ऑल्सो इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर, तुम्हारे पास फायर भी है अपने आप को वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि तुमको कंफर्टेबली पूरा दिन जो है तुम्हारा निकल जाए. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म है तुम्हारा, इसीलिए तुमको मिली है. बट यू आर नॉट वर्थ इट बिकॉज यू डोंट रियलाइज कि एटलीस्ट मेरे पास ये चीज़ें हैं, किसी किसी के पास ये चीज़ें भी नहीं हैं. एंड इफ आई कैन गिव समथिंग टू समवन फ्रॉम दीज थ्री थिंग्स विच हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू मी एज एन अपॉर्चुनिटी, why not, I should do it, right? बट यहाँ पे ये जो वुमन है इतनी सेल्फिश है, इतनी ग्रीडी है कि वो एक छोटा सा पीस ऑफ केक भी नहीं दे सकती सेंट पीटर को, ऑल्दो उनके पास सब कुछ है.
तो ये जो चीज़ें हैं उसका रियलाइजेशन उनको वर्थ जो है कब पता चलेगा, जब उनके पास नहीं होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास घर है, यू हैव गुड फूड टू ईट, यू गो टू रेस्टोरेंट्स, यू एंजॉय ऑन वीकेंड्स, यू हैव एवरीथिंग, यू गो टू थिएटर्स, पॉपकॉर्न खाते हो बढ़िया खरीद कर, देन ऑल्सो यू हैव एवरीथिंग, इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, स्मार्टफोन्स, ऑल दी डिजिटल डिवाइसेस, सब कुछ है आपके पास, तो आपको इन सब चीज़ों का वर्थ नहीं समझ आएगा क्योंकि आपके पास ये चीज़ें ऑलरेडी हैं हमेशा से। सिमिलरली फूड, शेल्टर और ये फायर, ये सब कुछ है किसके पास, इस लेडी के पास, तो उनको ये इस चीज़ का वर्थ नहीं पता। बट यही चीज़ें जिसके पास नहीं है उसको अगर एक बार दे के देखो क्या ब्यूटीफुल स्माइल आती है किसी के भी फेस पे, बिकॉज दैट पर्सन नोज कि इन चीज़ों के बिना क्या होते हैं वो डेज, हाउ दे स्पेंड देयर कंप्लीट नाइट्स और डेज विदाउट एनी शेल्टर। कुछ लोग होते हैं दोज हु स्लीप नियर रेलवे प्लेटफॉर्म्स, रोड साइड पे आपको दिख जाएंगे, जिनके पास खाना नहीं होता है, दे बेग फॉर फूड। तो ये सब चीज़ों का जो वर्थ है, जो रियलाइजेशन है, वो सिर्फ उनको होता है जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती, राइट। सिमिलरली यहाँ सेंट पीटर जो है उनका भी यही कहना है, क्योंकि इस ओल्ड लेडी के पास ये सब कुछ है, हर एक चीज़ है जो कि बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड फायर फॉर दैट कंट्री। तो यहाँ पर ये चीज़ों का वर्थ जो है वो तुम्हें नहीं समझ आ रहा। यू आर नॉट लाइक कि मेरे पास खाना है, सेंट पीटर के पास सुबह से कुछ भी नहीं था खाने का, तो वो रियलाइजेशन उनको कैसा होगा, क्योंकि उनके पास सब कुछ है ऑलरेडी। सो ही इज लाइक यू आर नॉट वर्थ इट फॉर दिस ह्यूमन फॉर्म, यू शुड नॉट बी अ ह्यूमन बीइंग। और अब देखते हैं ऐसा क्या होगा कि सेंट पीटर ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे इस वुमन की जो ये गलती है, जो सेल्फिशनेस है, जो ग्रीडीनेस दिखाई है उसने, उसकी वजह से उसको बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। सो दिस स्टैंजा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टैंजा बिकॉज यू गेट टू लर्न अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम हियर दैट यू शुड ऑलवेज रियलाइज द वर्थ ऑफ एवरीथिंग यू हैव, यू शुड बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ एंड ऑल्सो बी काइंड। अगर किसी और के पास वो चीज़ें नहीं है, एंड इफ यू कैन प्रोवाइड देम विथ एनीथिंग वेदर इट्स वेरी स्मॉल, बट you should do it because that can be very big for that person. Clear? All right. Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब क्या होता है ना, यहाँ पर सेंट पीटर इतने गुस्से में है कि वो कर्स कर देते हैं इस वुमन को। एक कर्स का मतलब होता है बद्दुआ देना, श्राप देना, सॉर्ट ऑफ एक इस तरीके से कुछ बोल देना जो कि सामने वाले के लिए गलत हो। तो यहाँ सेंट पीटर वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे, एंड ही इज़ अ सेंट। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो लोग होते थे, बिकॉज दे वर सो गुड, इतने प्योर सोल्स होते थे ये लोग कि ये कुछ भी बोलते थे वो सच हो जाता था। अब हो सकता है इसीलिए पोएट्स इज ऑफ द व्यू कि ये स्टोरी सच में नहीं हुई होगी, बट ये एक अच्छा लेसन सिखाती है, इसीलिए बच्चों को सुनाई जाती होगी। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि सेंट पीटर जो है वो इतने गुस्से में आ जाते हैं, ही इज सो मच अनॉयड कि ही इज ऑफ द व्यू कि दिस पर्सन जो है, ये ओल्ड लेडी, शी डज नॉट डिजर्व दिस ह्यूमन फॉर्म। वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह जो लाइफ मिलती है उसको डिजर्व नहीं करती है। तो शी शुड नाउ बिल्ड एज द बर्ड्स डू, जैसे कि जो बर्ड्स होती हैं वो हर एक चीज़ के लिए मेहनत करती हैं, उनको हर चीज़ नहीं मिलती, शेल्टर हो गया, खाना हो गया, पानी हो गया, फॉर एवरीथिंग दे हैव टू वर्क हार्ड। तो यहाँ सेंट पीटर कर्स कर देते हैं इस वुमन को दैट यू विल बी चेंज टू अ बर्ड एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। व्हाट इज स्कैंटी? वेरी लिटिल। बर्ड्स को कितना खाना मिलता है? छोटा, थोड़ा बहुत खाना मिलता है, राइट। तो ये विमेन के लिए भी वो बोलते हैं कि यू वुड गेट स्कैंटी फूड, यानी बहुत कम खाना भी तुमको मिलेगा आफ्टर यू वर्क हार्ड। कैसे? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। बोरिंग का मतलब होता है मेक अ होल। जैसे कि अगर आपने वुड पैकर देखा हो बर्ड, तो वो जो है अपने बीक से होल करते हैं, बार बार डिक करते रहते हैं, बोर करते रहते हैं पूरी टाइम तक, और फिर उसके बाद जाके उनका एक घोंसला बनता है, या फिर वो वहाँ रह सकते हैं, अपना खाना रख सकते हैं। सो दे वर्क ऑल डे हार्ड। तो ये चीज़ जो है वो उस वुमन को उन्होंने कर्स कर दी दैट यू विल बी चेंज टू अ बर्ड हु विल गेट वेरी लिटिल फूड एंड दैट टू आफ्टर यू वर्क सो मच हार्ड ऑल डे एंड नाइट यू विल बोर इन द वर्ल्ड and then you would get something to eat। और इस तरीके से वो कर्स कर देते हैं इस वुमन को। क्लियर? ऑल राइट। Next stanza is, then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Now as we know कि Saint Peter जो है उन्होंने इन्हें कर्स किया है इस वुमन को because she was so selfish and greedy कि वो कुछ भी नहीं देती इनको खाने के लिए। So that is something जो उनको फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो वो क्या करते हैं? उनको कर्स करते हैं कि you would change to a
bird. And what happened? Immediately उसी वक्त she went up through the chimney. वो जो है, जो घर की चिमनी होती है ना, from where you know smoke वगैरह जो कुछ भी है वो रिलीज होता है, तो वहां से वो वुमन जो है ऊपर जाती है, and then she comes out as a bird. So never speaking a word means कि वो कुछ भी नहीं बोल पाई. She could not say anything in reply to these lines जो कि सेंट पीटर बोलते हैं. तो never speaking a word, that is she could not say anything. And suddenly उसी वक्त immediately what happened? She came out of the chimney और फिर वो एक बर्ड में चेंज हो गई. For she was changed to a bird, out of the top flew a woodpecker. तो एक woodpecker में वो चेंज हो जाती है, because woodpecker ही वो वर्ड है जो कि वो वुड को यू नो बोर करता है, होल करता है बीक से, तो वो उस बर्ड में चेंज हो जाती हैं. एंड उसी वक्त ये सब कुछ हो जाता है because she could not speak anything, as we have been told in the line, never speaking a word, and she was changed to a bird. Clear? All right. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. तो इस particular stanza में क्या बताया गया है कि she had only one scarlet cap. Scarlet क्या होता है? बहुत ही bright, brilliant red color जो होता है उसको हम scarlet बोलते हैं. जैसे कि woodpecker के ऊपर आप एक देख सकते हो crown sort of, ये क्या है? Scarlet red color. तो इसी तरीके की कैप पहनी हुई थी उस वुमन ने बिफोर शी चेंज्ड टू अ बर्ड. सो दैट कैप जो है दैट वाज लेफ्ट द सेम. यानी कि अगर वुडपेकर की क्राउन की बात करें, इफ दिस स्टोरी इज कंसिडर्ड एज ट्रू, देन वुडपेकर का जो क्राउन है इट इज समथिंग जो कि वो कैप थी उस लेडी की जो वो पहले पहनी हुई थी. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. बट उनके चिमनी से वो निकली ना, चिमनी में क्या है? फायर है. तो उनके जितने भी क्लोथ्स थे वो कंप्लीटली बर्न हो गए और वो जो है कोल की तरह ब्लैक कलर में चेंज हो गई. यानी कि एवरीथिंग एल्स वट एवर शी वॉज वेयरिंग दैट वॉज बर्न इन द फ्लेम, एंड दैट टू वह बर्न ब्लैक एज अ कोल. यानी कि पूरी तरीके से काला हो गया, इसीलिए उनकी स्किन जो है यहाँ पे फेदर्स वगैरह जो है उसको ब्लैक बताते हैं वुडपेकर का. एंड द क्राउन शी हैज, राइट, शी द कैप शी वाज वेयरिंग दैट वाज ऑफ ब्रिलियंट रेड कलर, दैट इज समथिंग जो वैसा का वैसा रह गया, एंड दैट्स व्हाई वुडपेकर्स हैव दिस रेड कलर का क्राउन. क्लियर? सो यहाँ पर अगर ये स्टोरी को आप रियल कंसिडर करते हो तो दिस इज समथिंग जो कि वुडपेकर्स के ओरिजिनल के बारे में बात कर रहा है. व्हाई शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड एंड शी वाज चेंज्ड टू अ वुडपेकर हु हैज अ रेड कलर का you know crown sort of red cap and the complete skin, बाकी के जो feathers हैं, फर हैं, that is all black color because उनके पूरे clothes जो हैं वो उस flame में burn हो गए थे black as coal. Clear? All right. And every country school boy has seen her in the world where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो यहाँ पर ये बोला है कि हर एक country boy, what is country here? Belonging to the countryside, that is rural areas. हर जगह, मतलब ये जो जहाँ पर भी ये रहती थी वहाँ पर हर एक जो स्कूल बॉय है, जो छोटा बच्चा है, उन्होंने इसको देखा है, किसको? इस वुमन को जो कि अब एक वुडपेकर में चेंज हो गई है. दैट टू व्हाट शी इज डूइंग, सीन हर इन द वर्ल्ड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज till this very day, boring and boring for food. That is, she is still living in that wood जहाँ पे she keeps on digging the tree trunk जो भी है ये wood को keeps on digging that and she lives there. यानी कि जो सेंट ने इनको कर्ज दिया था ना, boring and boring for food, boring and boring the wood and you will get scanty of food, right? तो जो चीज़ है वो अभी भी प्रूफ होती है बिकॉज हर एक कंट्री स्कूल बॉय ने, हर एक छोटे बच्चे ने उस जगह के इसे देखा है, ओल्ड लेडी को देखा है एज अ वुड पेकर. क्लियर? ऑल राइट. और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं वन ऑफ द पोम्स ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड. तो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज हर एक स्टैंजा हम बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. बट नाउ वी ऑल्सो हैव टू सी द कंप्लीट ओवरव्यू, ताकि हमें जल्दी से पूरी समरी रिवाइज कर लें हम यहाँ पर, सो दैट वी गेट द पॉइंट्स टू कीप इन आवर माइंड while we have to answer certain questions related to this poem. So we will begin the summary of the poem which is written by Phoebe Carey, and we also have to keep two things in mind. One is कि यहाँ पे word legend का मतलब क्या है, and number two, this poem is a ballad, यानी कि song form में ये लिखा गया. लेजेंड क्या है? ऐसा कोई भी स्टोरी जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सुनाई जाती है अपने बच्चों को, यानी कि जो एल्डर्स हैं वो अपने यंगर जनरेशन को ये स्टोरी सुनाते हैं सो दैट उनको एक मॉरल लेसन मिल पाए. एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट इन द प्रीवियस वीडियो व्हेन वी वर डिस्कसिंग द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, at that time we got to understand that this poem indeed gives a very big message to all of us, and that's why this is a legend. Clear? All right. So the summary begins from the point,
A Legend of the Northland is a ballad and a legend about an old lady who angered Saint Peter because of her greed. अगर सिर्फ 2 लाइन में इसको समराइज करना हो, so this is the perfect way कि ये जो पोम है it's a legend and it's a ballad. और ये किस पे बेस्ड है? इट्स अबाउट एन ओल्ड लेडी जिसने एक सेंट को, दैट इज सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था, उनको एंग्री कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, हर सेल्फिशनेस इन द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ लैंड। नाउ हमारे जो पहले के 3 स्टैंजाज हैं उनमें 2 स्टैंजाज में तो हम नॉर्थ लैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, एग्जैक्टली जब स्नो गिरती है तो क्या होता है। बट इन द थर्ड स्टैंजा वी सी कि जो पोइटस हैं वो हमें यही बता रही हैं कि हम यहीं पर एक सुनाई जाने वाली कहानी को देखने वाले हैं। सो ऑल द 3 स्टैंजाज जो हैं दे काइंड ऑफ टेल यू समथिंग अबाउट नॉर्थ लैंड। सो दैट इज समथिंग वी विल सी फर्स्ट इन द समरी एंड देन वी विल बिगिन विद द इंसिडेंट और विद द टेल और द स्टोरी दैट इज टोल्ड in this poem. Clear? All right. So in the region around the North Pole, that is North Land, the duration of the day is very less because its position is such that the sun's rays reach for a very less time. So we know that at this place, जो भी North Land की countries हैं, they all are situated or pointed or placed at some position because of which जो sun rays हैं वो उनको बहुत कम duration के लिए ही मिलती हैं and sunlight जो है that stays only for a small duration. That's why जो days हैं यहाँ पर they are very small. When this area is experiencing winter season, but specifically जब यहाँ पे winters होते हैं, जब ठंड का मौसम आता है, the duration of night is very long and the daytime hours are very less. तो winters में क्या होता है, जो duration day का होता है obviously वो बहुत कम हो जाता है because sun rays बहुत कम देर के लिए fall करती हैं, but जो night है that is very long, बहुत ज़्यादा duration हो जाता है night time का. The poet says that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep them through. और इतनी ज़्यादा नाइट की ड्यूरेशन होती है कि लोग जो हैं कम्प्लीटली पूरी ड्यूरेशन के लिए सो भी नहीं सकते कंटिन्यूसली बिकॉज जैसे ही वो कुछ आवर्स की नींद लेते हैं, उनकी बॉडी को आदत है जितनी, जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं दे आर लाइक अरे अभी भी रात ही है तो अभी भी हमें सोना कंटिन्यू करना है, बट वो जो है पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतने घंटे तक कोई सोता रहे. If they go to bed, take a few hours of sleep and then they wake up, it is still night time. Like if they go to bed कि भाई अब सोना है and they are like कि हाँ अब night time है and they sleep, but after few hours जैसे ही उनकी automatically आँख खुल जाती है जो कि normal जो उनकी defined hours है उतनी sleep के बाद, so they are like when they open their eyes they can see कि अभी भी क्या है night time है, it's still night time but it should have changed into day, इस तरीके का लगता है, but because बहुत ज़्यादा night की duration होती है, बहुत ज़्यादा long hours के लिए night time होता है इन countries में, that's why यहाँ पे लोग जो हैं वो completely continuously इतने ज़्यादा सो भी नहीं सकते. Clear? All right. The Northland region experiences severe cold conditions और ये region जो है बहुत ज़्यादा cold conditions जो है वो बोल सकते हो एक्सपीरियंस करता है. ऑब्वियसली हमें पता है जब इतनी ज़्यादा ठंड हमारे यहाँ पे पड़ती है तो भी हम बोलते हैं कि राइट दिन छोटा है रात बड़ी हो गई है, बट ये इससे भी ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर तो ऑब्वियसली ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती होगी एंड दैट्स वाई हम बोल सकते हैं वहाँ पर सीवियर या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती हैं. इट इज़ अ स्नोई एरिया एंड स्नोफॉल होता है वहाँ पर. तो क्या होता है व्हेन इट स्नोज देयर, पीपल टाई द रेनडियर्स टू स्लेजेस एंड देन द रेनडियर्स पुल द स्लेजेस. सो वहाँ पर एक एनिमल है रेनडियर जिसका हम पिक्चर देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. सो दैट एनिमल इज टाइड विद द हेल्प ऑफ अ रोप टू दिस स्लेज. स्लेज क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ कार्ट होता है, व्हील्ड कार्ट होता है जिसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं या लोग बैठ सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रैवलिंग के लिए वो यूज किया जा सकता है. The children look like young ones of a bear because they wear funny looking clothes made of fur which is like the furry skin of a bear. और यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऐसा लगता है इस विंटर के मौसम में सॉर्ट ऑफ जैसे बेयर कब्स हों, यानी बेयर के छोटे छोटे बच्चे हों, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, जो वार्म क्लोथ्स पहनते हैं वो इतने फरी से होते हैं, फनी से होते हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे बेयर की जो स्किन होती है ना फरी सी, बिल्कुल टेडी बेयर सॉर्ट ऑफ, तो उसी तरीके से ये बच्चे भी लगते हैं. The elders of the Northland region tell a strange and interesting story to the younger generations. As we have seen in the stanza, word क्या यूज किया गया था वहां पर, क्यूरियस. ये क्यूरियस टेल है या स्टोरी है जो वहाँ के लोग जो हैं, जो एल्डर्स हैं वो यंगर जनरेशन को सुनाते हैं. सो द एल्डर्स जो हैं ऑफ नॉर्थलैंड रीजन दे टेल सम स्टोरी विच इज क्यूरियस, दैट इज समथिंग विच इज नॉट यूजुअल, विच इज नॉट ऑर्डिनरी, इट इज स्ट्रेंज एंड इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग.
The poet says that she does not think that the story is true, but if she tells the story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from it. तो जो पोइटस है फीब कैरी वो कहती हैं कि I don't think कि this story is true, it's authentic, कि ऐसा सच में हुआ होगा, but she wants to tell us this story because we will get to learn a lesson from it. एक moral message, एक life lesson मिलेगा हमको that जब हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई इतना selfish है, कैसे हो सकता है, तो जब दूसरे के ऊपर देखते हैं तो ज़्यादा समझ आता है. सो नाउ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि नहीं, इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल काइंड होना चाहिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए, जो नीडी पीपल हैं उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो जो उनको चाहिए, सो डू गो फॉर इट. तो सेम थिंग जो है वो हमको यहाँ पोइटस सिखाना चाहती हैं. She wants us to teach this very important lesson and that is something जो कि यहाँ की एल्डर जनरेशन अपनी यंगर जनरेशन को भी सिखाना चाहती होगी. एंड सो वो ये टेल जो है उनको सुनाते हैं. तो सिमिलरली जो पोइटस हैं वो भी हमको ये स्टोरी कन्वे कर रही है. क्लियर? ऑल राइट. तो यहाँ तक हम जो है क्या देख चुके हैं अबाउट द नॉर्थ लैंड, यानी जो भी पहले के 3 स्टैंजाज हैं दैट हैव बीन कवर्ड टिल नाउ कि एग्जैक्टली नॉर्थ लैंड क्या है, कहाँ की हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, व्हाट हैपेंस देयर, व्हाई नाइट्स आर वेरी लॉन्ग एंड डेज आर वेरी शॉर्ट, वहाँ के बच्चे कैसे दिखते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, रेनडियर्स के बारे में हमने देखा एंड ऑल्सो क्यों ये डिस्क्रिप्शन दिया है पोइटस ने हमें, बिकॉज हम उस जगह से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं. तो हमें अगर ये पता हो कि हम कहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इट वुड बी बेटर. क्लियर? एंड ऑल्सो बिकॉज ये एक बैलेड है ना, एक सॉन्ग फॉर्म में लिखा है तो डायरेक्टली तो पॉइंट से स्टार्ट होगा नहीं, तो सॉन्ग की तरीके से इसको लिखा गया है. दैट्स व्हाई इट्स सॉर्ट ऑफ बिगिनिंग फ्रॉम नॉर्थ लैंड. क्लियर? ऑल राइट. Now we'll read the summary of the complete story जो कि होती है. The story gives an important message. The story goes on like this. Definitely the story is giving you a very big, very important, very vital message. And जो story है वो इस तरीके से begin होती है. Once there was a saint by the name of Saint Peter. एक बार एक सेंट थे जिनका नाम क्या था? सेंट पीटर. And he is one of the followers or disciple of Lord Jesus Christ. One day, Saint Peter was preaching around the world. Saint Peter came to the door of an old cottage. As he used to travel all around the world to give his preachings, similarly एक दिन जो है वो कहीं पे पहुंचते हैं, because वो preaching वगैरह दे रहे हैं लोगों को, तो एक जगह वो पहुंचते हैं. There he sees जो है वो कहाँ पे एक cottage दिखता है उनको, और उसके डोर पे, उसके एंट्रेंस पे वो खड़े हो जाते हैं. In the cottage, he saw a small woman who was making cakes. And what he saw was there was a woman, जो कि small woman है, short-sighted या size की बात हो रही है. She was a small woman and she was baking cake in the hearth. वो जो है एक fireplace में cakes को bake कर रही थी. She was baking them on the fireplace. Since Saint Peter had fasted for the day, he was feeling weak. He was almost losing consciousness due to hunger. Because he was fasting, वो जो है सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था. अब इस वजह से अब दिन का टाइम में भी ओवर हो गया है, तो वो अब खा सकते हैं कुछ भी. So he was of the view कि अब उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस ऑलमोस्ट वो लूज करने वाले हैं, यानी फेंट होने वाले हैं. तो वो इसीलिए क्या करते हैं, the fast was over for the day and he was looking for some food to eat. So he asked the woman to give him a piece of the cake from the store of the cakes that she had baked. तो इसीलिए he was like कि अब डे टाइम भी खत्म हो गया, I can eat something now, fast complete हो गया, maybe sort of that. So he was of the view that I have to eat something now because I'm feeling very weak, I'm feeling like I'll faint any moment. So he asked this woman कि उनके पास इतने सारे केक्स हैं, वो बेक कर रही थी, उनकी स्टोर थी पूरी, तो he just asked for one piece of cake from that lady so that वो कुछ खाएंगे तो उनको better feel होगा. The woman was selfish, but as we all know, the woman was very selfish, she was very greedy, and she did not give cake from her store, and she did not give the cake from her store. कि हाँ स्टोर में इतने केक बने, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए. This should have been the reaction. या फिर ऐसा भी नहीं तो you should have been like कि वो उधर से उठाकर कोई भी एक piece of cake दे देती, सेंट पीटर को आराम से बिठाती, उनको खाने देती. But she did not give anything from the store, that is the cake she had already baked. Instead, she started making a very small cake for Saint Peter. She was of the view कि ये सारे केक्स तो बड़े हैं, मुझे अगर इनको ऐसे ही कुछ देना है, so I should bake a smaller cake for him. She did not want to share her things because she was the lady who never liked to share her things, and this can be proved from the point of view. जब ये बोलती है ना लेडी दैट जब भी मैं कोई केक खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत छोटा है, बट वही सेम केक जब मैं किसी और को देती हूँ तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा है. इसका मतलब वो शेयरिंग में बिलीव नहीं करती हैं. शेयरिंग इज केयरिंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ हर लाइफ. But when she put the cake for baking, she looked at it and thought that this cake was too big to be given
to someone. So this time she took a small dough which was smaller than the previous one and started making it. So what she did was, first of all, so she started making a very small cake for Saint Peter. और जैसे ही वो केक बेक करने के लिए रखती है in the hearth and she saw it, she was like कि ये जो है बड़ा है to give away, यानी कि ऐसे ही किसी को दे देने के लिए, this cake is of a bigger size, so I should make a smaller one instead. तो सेकेंड टाइम वो क्या करती है, वो अगेन एक डो जो है वो प्रिपेयर करती है. शी स्टार्ट्स नीडिंग द डो. अगेन वो एक छोटा सा डो बनाती है फॉर द केक, और दिस टाइम वो और छोटा होना चाहिए. बट व्हेन शी प्रिपेयर द डो, वो नीडिंग वगैरह हो गई एंड शी टर्न्ड इट ओवर, शी वाज ऑफ द व्यू कि ये तो पहले जितना ही बड़ा है. When she baked it and looked at it, she found that it was the same size as the previous one. So she was of the view कि भाई ये तो पहले जितने केक के ही जैसा साइज का है, तो कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं. So what she did was, so again she was not ready to give this piece of the cake to Saint Peter. So again जो वो सेकेंड टाइम भी इतना डो बनाती हैं, वो केक बेक करने की कोशिश करती है, उनको लगता है ये तो उतना ही बड़ा है जितना प्रीवियस वाला था. तो शी इज ऑफ द व्यू कि नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं देना है सेंट पीटर को, ये केक भी मैं उनको नहीं दूंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी डिड नॉट गिव एनीथिंग फ्रॉम हर स्टोर, दैट इज ऑलरेडी बेक्ड केक्स. Then when she started to bake another cake which was of a smaller size compared to the others जो कि शेल्फ पे रखे थे, she was of the view कि ये भी बहुत बड़ा है to give away. Then थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगेन एक डो नीड करना स्टार्ट किया. She thought कि अब मुझे पहले वाले से छोटा केक बनाना है, बट अगेन दिस केक जब वो बेक करती हैं, she saw it and she was of the view कि ये तो बिल्कुल उतना ही है जितना पहले वाला था, तो I don't want to give this to Saint Peter. Clear? All right. She again started making a new one. थर्ड टाइम वो वापस से क्या करती हैं, केक बनाने के लिए वो उस डो में से ही एक स्क्रैप ले लेती हैं. दिस टाइम शी टुक अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ डो. जो पूरा प्रिपेयर किया था उसमें से बिल्कुल छोटा सा स्क्रैप या थोड़ा सा अमाउंट वो लेती हैं. She rolled it flat and baked it thin as a wafer. And वो she keeps on rolling it, इतना रोल करती है, उसको इतना बेलती हैं कि वो जो है बिल्कुल पतला हो जाए, बिल्कुल फ्लैट हो जाए, और फिर एक वेफर जैसा जो है वो केक बेक करती हैं. But she could not give that thin piece of cake to Peter owing to her greed. But because that greediness within her, because that selfishness, वो जो miser behavior था उनका, वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा थी उनके अंदर कि ये थिन वेफर जितना जो केक है, जिसमें हमें भी लग रहा है कि भाई ये तो दे दो, बट वो भी उनको लगता है कि इट्स टू मच टू गिव टू समवन लाइक दैट. सो शी वॉज ऑफ द व्यू दैट आई विल नॉट गिव इवन दिस वेफर टाइप केक टू सेंट पीटर. The woman said that when she eats her cakes, she feels that they are small. But now when she has to give the cake to someone else, she considers them to be large ones. She was of the view and she said that whenever I eat my cakes, जब भी ये केक्स जो मैं बनाती हूँ, मैं खुद खाती हूँ, मुझे लगता है ये केक जो है मेरे लिए बहुत छोटे हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कम था यार, ये भी कम था, इससे भी ज़्यादा मुझे चाहिए. बट वही चीज़, वही सेम केक अगर मैं किसी और को देती हूँ तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा सामने वाले के लिए. Why should I give it to them? So these are the lines जो प्रूफ करते हैं she was indeed very selfish, she was very greedy because she was like कि जो मैं अपने लिए करती हूँ वो तो कम है, बट वही चीज़ सेम अगर मैं किसी और के लिए करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो why should I do it? Hence, she decided not to give the cake at all and put it on the shelf. And at the end, she was of the decision that I will not give any cake to Saint Peter. और जो वेफर जैसा केक भी बनाया था ना, that too she kept it on the shelf. Saint Peter became angry, and obviously he is a saint. He is a very good Saint Peter, but वो जो है इस बात को लेके गुस्से में आ जाते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज जो वुमन कर रही हैं इससे तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि व्हाट विल हैपन नाउ, एटलीस्ट शी शुड गिव समथिंग टू ईट, राइट. बट यही सेम चीज जब किसी के साथ हो रही है, सो दैट पर्सन तो वुड बी अनॉयड. सो दिस वुमन वाज इनफ, हर एक्शंस वर इनफ टू प्रोवोक दैट एंगर इन सेंट पीटर, एंड दैट्स व्हाई ही वाज सो मच एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. He was very hungry, he was feeling very weak, and the selfish woman was not ready to give him even a small cake. ऐसा नहीं था कि वो normally मांग रहे हैं, he was indeed feeling very hungry, he was like about to faint, वो अपनी consciousness lose करने वाले थे, और इस condition में भी अगर वो उनको कुछ खाने को नहीं दे रही है, तो this proves कि वो कितनी ज़्यादा selfish है. And that's why Saint Peter जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं. This behavior of the greedy woman angered the saint, and this जो behavior था that was the greedy behavior कि सब मेरे पास है तो मैं क्यों दूँ किसी को, ये मेरा है. She was not of the point of view कि ऐसी थोड़ा मिल गया, she got it right, तो ये अपॉर्चुनिटी उसको मिली है एज अ ह्यूमन पर्सन, तो why not वो किसी और को भी दें. तो she was like कि नहीं ये सब कुछ मेरा है, अगर मैं खाती हूँ तो it is something जो मुझे कम लगता है, बट मैं किसी और को दूंगी so that would be something जो बहुत ज़्यादा है किसी के लिए. So why should I give it to anybody? And this was the point of view she had. All right, let's see what happens.
Saint Peter said to the woman that you are too selfish, and because Saint Peter found her too selfish, तो वो उनको बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा selfish हो, बहुत ज़्यादा greedy हो. You are not meant to live the human life, because human मतलब क्या, जिसमें humanity हो, जिसमें kindness हो, उसको बोलते हैं human. और इनमें बिल्कुल भी वो qualities नहीं दिख रही. तो ये जो Saint Peter थे, he was of the view that this woman is not worth living this human life. You do not deserve food, house and fire to keep you warm. And because she had everything in her life, so she was not understanding the pain Saint Peter was going through. जब वो हंगर जो है उनका वो समझ नहीं पा रही थी, because उनके पास ये सब कुछ था. तो ये जो फैसिलिटीज थी उनके पास, फूड हो, घर हो यानी शेल्टर हो, या फिर फायर हो टू कीप हर वार्म इन सच विंटर सीजन, उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन उनको नहीं था. So he was of the view, that is Saint Peter was of the view that this lady does not deserve all these things. You have become so selfish that you are not ready to share these resources with anyone. And then he told कि वो तुम इतनी ज़्यादा selfish हो गई हो क्योंकि सब कुछ तुमको मिल गया है, so you are not ready to share it with anybody. You are of the point of view कि मैं किसी को क्यों दूँ. Not even with needy people. और किसी के साथ क्या, even किसी को बहुत ज़्यादा need है, ज़रूरत है, तो उनको भी तुम कुछ नहीं देना चाहती हो. It means you are very selfish. Saint Peter cursed the woman and said she would become a bird, and just like the birds build their homes by boring into the wood, she will also build her home in a similar way. तो यही चीज़ वो उनको बोलते हैं कि because you are not, the one who deserves this human form, so I curse you. यानी कि वो उनको bad words बोलते हैं, sort of बोलते हैं कि बद्दुआ देते हैं, या फिर उनको श्राप देते हैं, जिसे आप बोलते हो हिंदी में, कि तुम जो हो एक बर्ड में चेंज हो जाओगी. एंड द सेम वे जो बर्ड्स हैं, दे हैव टू वर्क सो हार्ड इवन फॉर द शेल्टर, यानी कि जो नेस्ट या होल बनाते हैं वो उसके लिए भी उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है. यू वुड ऑल्सो डू इट द सेम वे. दैट इज यू ऑल्सो हैव टू बिल्ड योर होम इन द सिमिलर वे द बर्ड्स डू. दे वर्क सो हार्ड डे एंड नाइट, एंड फाइनली फिर एक होल बनता है. सो यू विल ऑल्सो डू इट द सेम वे. She will get little food to eat. Like birds get just scanty, the meager amount of food, उतना ही कम food जो है तुमको भी खाने को मिलेगा. She has to work hard throughout the day, and only then would she find some food to eat and dry wood to live. And also ये जो facilities बोली है ना, food, house, fire, तो food तो obviously will get very little. House you have to build your own home like the birds do. And fire की बात जो हो रही है, you will be kind of जब warm हो winters होंगे तो इनको fire वगैरह कहाँ से मिलेगा. So she will have to go through that very extreme cold conditions just the way birds do. तो she was, उन्होंने कर्स यही किया उस लेडी को कि these facilities will not be there in your life anymore, and the way birds work so hard even for their house, their shelter, that hole, the food they eat, and fire की बात नहीं की है, but we can understand similar way you also would have to do the same thing. और इसीलिए वो कर्स करते हैं इस वुमन को. Clear? All right. As Saint Peter cursed the woman, she went through the chimney and flew out from it in the form of a bird. And जैसे ही वो कर्स करते हैं, immediately the woman did not even get a single second to reply to these words or to tell or to maybe हो सकता है माफ़ी मांगने का भी टाइम नहीं मिला उसको. And उसी वक्त immediately she turned into a bird. वो चिमनी से बाहर निकलती हैं और वो एक बर्ड की फॉर्म में बाहर फ्लाई करते हुए आती हैं. The woman turned into a woodpecker bird due to the curse of the saint, and she turned into a woodpecker because wood की बात की है ना कि peck करता रहता है, पोर करता रहता है, तो वही bird में वो change हो गई. The woman was wearing a red color cap when she was transformed into a bird, and before as when she was a human being, वो एक red color की cap पहनी हुई थी, एक scarlet cap पहनी हुई थी, और वही interestingly the bird also had a bright red color cap on its head, and interestingly that bird also had that red color cap on his head. तो इसका मतलब क्या हुआ, definitely वो bird में change हो गई थी. Her clothes were burned and became black like coal in the fire. और जब वो चिमनी से बाहर आती हैं, that time उनके जितने भी clothes हैं, they all got burned, and they burned like as black as coal, and that happened in the flame or in the fire. All the people who live in that region and even the school boys have seen this type of bird in the woods. और ऐसा माना जाता है वहाँ पर कि even जो school boys हैं या younger generation है, यहाँ वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं in Northland, they have seen this particular bird जो कि completely अभी भी वहीं wood पे रहती है और वो bore करती रहती है. She lived in the tree for the whole day and dug the wood for her food. Older people narrate this story to the younger children and teach them not to be greedy in their life. और इसीलिए हर किसी ने उस बर्ड को देखा है. Obviously woodpecker exist करते हैं और वो रेड कलर की कैप पहनी हुई है, वो डिग करती रहती है वुड को, मीगर अमाउंट ऑफ खाना मिलता होगा बर्ड्स को.
सिमिलर चीज जो है वहाँ के लोगों ने भी देखा है एंड दे ऑल्सो टेल द सेम थिंग, यस दैट बर्ड एग्जिस्ट एंड लिव्स इन द वुड, और वो ऐसे ही बोर करती रहती है वुड को खाने वाने के लिए या शेल्टर के लिए। और इसीलिए वहाँ के जो एल्डर जनरेशन है दे टेल दिस टेल और स्टोरी टू द यंगर जनरेशन सो दैट दे कैन टीच द लेसन ऑफ यू शुड नॉट बी ग्रीडी और यू शुड नॉट बी सेल्फिश टू द यंगर जनरेशन। तो नॉट टू बी ग्रीडी इज द टर्म या नॉट टू बी सेल्फिश इज द टर्म जो कि यहाँ पर बोला गया है। जैसे लालच बुरी बला है जो आप बोलते हो, दैट इज समथिंग जो कि एक मॉरल मैसेज मिलता है इस पर्टिकुलर पोएम में भी, एंड दैट इज रिटन बाय फीब कैरी। सो दिस पर्टिकुलर समरी आई होप आपको हेल्प करेगी टू समराइज एवरीथिंग, एग्जैक्टली क्या होता है कंप्लीट पोएम में, नॉर्थलैंड के बारे में क्या बातें की गई हैं, देन नॉर्थलैंड में ये जो स्टोरी है उसके दो कैरेक्टर्स कौन है, सेंट पीटर एंड द ओल्ड वुमन, किस तरीके से वो डिफरेंट स्टेप्स में ऐसी चीजें करती है जैसे प्रूफ होता है कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव एनीथिंग टू सेंट पीटर, वो स्टोर से केक नहीं देती, वो फिर एक छोटा केक बेक करती हैं, वो उनको बड़ा लगता है, फिर वो एक डो नीड करती हैं, उसमें भी उनको ऐसा लगता है कि वो प्रीवियस जितना ही बड़ा है, देन वो एक छोटा सा स्क्रैप ले लेती हैं डो का, उसको इतना फ्लैट रोल करती हैं कि वो एक वेफर जितना बनता है, बट वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं है बिकॉज शी थिंक्स टू गिव अवे दैट ऑल्सो इज समथिंग वेरी बिग एंड दैट्स वाई शी इज ऑफ द व्यू कि नहीं भाई मुझे शेयर नहीं करना चीजें और मैं नहीं दूंगी किसी को भी। और यही चीज जो है वो एक सेंट को भी एंग्री कर देती है एंड जो सेंट पीटर है ही एंड्स अप कर्सिंग द लेडी एंड द लेडी चेंजेस टू अ वुडपेकर, दैट इज अ बर्ड हु हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट ऑल दीज फैसिलिटीज दैट शी हैड गॉट वेरी इजीली इन द ह्यूमन फॉर्म। सो दिस वे वी गेट टू लर्न अ लेसन एंड ऑल्सो जो वहाँ के बच्चे हैं उनको एल्डर्स यही सिखाने के लिए ये स्टोरी बताते हैं दैट यू शुड नॉट बी ग्रीडी, यू शुड नॉट बी सेल्फिश एंड ऑल्सो शेयरिंग इज केयरिंग, बी काइंड टू पीपल, बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव एंड इफ यू गेट अ चांस टू हेल्प अ नीडी डू गो फॉर इट। क्लियर? ऑल राइट। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं द पोएम ऑफ आवर सिलेबस दैट इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड रिटन बाय फीब कैरी, तो इस पूरी पोएम की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर एक स्टैंजा दैट इज 16 स्टैंजास हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्सो वी हैव सीन द कंप्लीट समरी ऑफ दिस particular poem in the previous video, but now we need to discuss two things, that is the rhyming scheme of all the stanzas and also what are the poetic devices or the literary devices being used in this particular poem. Now आपको जो है 2 से 3 literary devices यहाँ पर new देखने को मिलेंगी apart from the ones जो हम already cover कर चुके हैं, so we will also get to understand 2 to 3 different literary devices in this particular टॉपिक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड वी विल फाइंड आउट कि क्या पूरी पर्टिकुलर पोएम में राइमिंग स्कीम सेम मेंशन्ड है या नहीं। क्लियर? ऑल राइट। सो जो फर्स्ट स्टैंजा है ऑफ पोएम, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द राइमिंग स्कीम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, तो नॉर्थलैंड क्या हो जाएगा, ए। Where the hours of the day are few, अब नॉर्थलैंड और फ्यू जो है क्या वो सेम साउंड कर रहे हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट इज एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, सो नॉर्थलैंड और विंटर सेम साउंड कर रहे हैं, नहीं। फ्यू और विंटर का सेम साउंड है क्या, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी। That they cannot sleep them through. Now Northland and through, are they sounding same? No, so it would not be A. Few and through, yes, they are sounding same. When I'm saying few, then I'm saying through. तो एक rhyme maintained है, तो ये क्या हो जाएगा, B. तो इसका क्या हो गया rhyming scheme, A, B, C, B. Clear? चलिए next stanza देखते हैं। Where they harness the swift reindeer. So reindeer would become A. To the sledges when it snows. So reindeer और snow same sound कर रहे हैं, नहीं, तो this would become B. And the children look like bears cubs. So reindeer और cubs जो है क्या वो same है, नहीं। Snows cubs same है क्या, नहीं, so this would become C. Then in their funny furry clothes, so snows clothes, वो us वाला जो sound है लास्ट में same है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, same, that is B. So again the same rhyming scheme is seen as the first stanza, A, B, C, B. Clear? All right. चलिए next देखते हैं। Third stanza is they tell them a curious story. So story would become A. I don't believe this, यानी it is true. So story और true जो है क्या सेम साउंड कर रहे हैं, definitely not. So this would become B. And yet you may learn a lesson. Are the words story and lesson sounding same? No. So this would become C. And also it is not sounding same as true. So true और lesson भी same नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, C. If I tell the tale to you, now story और you same sound कर रहे हैं, नहीं, तो ये A नहीं हो सकता। True, you, yes, लास्ट का जो साउंड है वो सेम है, तो true और you क्या हो जाएंगे, B. So again A, B, C, B is the rhyming scheme. Clear? All right.
once when the good saint Peter, so Peter would become A, lived in the world below, तो below क्या हो जाएगा B, and walked about it preaching. now Peter और below सेम थे क्या? नहीं, इसलिए उसको हमने कर दिया B. प्रीचिंग और पीटर सेम साउंड कर रहे हैं, नहीं, तो ये ए नहीं हो सकता. बिलो और प्रीचिंग सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नहीं, तो ये बी भी नहीं हो सकता. तो इसको क्या रखोगे? सी. जस्ट एज ही डिड यू नो. अब नो और पीटर सेम साउंड कर रहे हैं, डेफिनेटली नहीं, तो ये ए नहीं हो सकता. नंबर 2, बिलो नो, यस, लास्ट का साउंड सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बी. यानी इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम भी क्या है? ए बी सी बी. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज. तो कॉटेज क्या बन जाएगा? ए. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, तो कॉटेज और अर्थ सेम साउंड कर रहे हैं, डेफिनेटली नहीं, तो ये हो जाएगा बी. वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स. नाउ केक्स एंड कॉटेज दे आर नॉट साउंडिंग सेम. अर्थ एंड केक्स अगेन नॉट साउंडिंग सेम, तो ये क्या हो जाएगा? सी. एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ. सो कॉटेज और हर्थ सेम है क्या? नहीं. अर्थ एंड हर्थ, यस, वही सेम साउंड आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट वही वर्ड है, उसमें एक एच लेटर आ गया बट आगे, तो ये क्या हो जाएगा? बी. सो अगेन ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम बीइंग फॉलोड. सो वी कैन सी कि यही स्कीम आगे चलने वाली है, बट हम सब स्टैंजास देखेंगे बिकॉज इट्स काइंड ऑफ हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड राइमिंग स्कीम. तो जल्दी जल्दी फिर राइमिंग स्कीम बन जाएगी. क्लियर? ऑल राइट. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, तो फास्टिंग क्या हो जाएगा? ए. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन. फास्टिंग और डन सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नहीं, तो दिस वुड बिकम बी. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स. फास्टिंग एंड केक्स आर दे साउंडिंग सेम? नॉट. फास्टिंग सॉरी डन और केक्स आर दे साउंडिंग सेम? नहीं, तो दिस वुड बिकम सी. To give him a single one. Again, fasting and one are not sounding same, but done and one are same. Again, same चीज, यहाँ D है यहाँ नहीं है, so same sound है. This would become E B A B C B. Clear? All right. Next is so she made a very little cake. तो केक हो गया A. बट एज इट बेकिंग ले, तो केक है वो क और ये ले है, तो दिस इज नॉट साउंडिंग सेम, तो दिस वुड बिकम बी. शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड. नाउ केक एंड सीम्ड सेम नहीं है, ले और सीम्ड अगेन सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सी. टू लार्ज टू गिव अवे, सेम चीज, केक और अवे सेम है क्या? नहीं, बट ले और अवे यस दे बोथ आर सेम, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा बी. सो ए बी सी बी अगेन वो राइमिंग स्कीम है जो यहाँ पे भी हमको दिखती है. नेक्स्ट, therefore she needed another, another would become A and still a smaller one, one would become B क्योंकि another और one दोनों ही सेम साउंड नहीं कर रहे हैं. But it looked when she turned it over. Another और over सेम है क्या? नहीं. One और over नहीं, तो this would become C. As large as the first had done. So another और done सेम है क्या? नहीं. But one और done definitely एक में D है एक में नहीं है, so this would sound same. So it is again A B C B. Clear? All right. Next is then she took a tiny scrap of dough. तो dough हो जाएगा A. And rolled it flat. अब again flat और dough same है क्या? नहीं, this would become B. And baked it thin as a wafer. Wafer और dough same है? नहीं. Wafer and flat definitely not. So again this is C. But she could not part with that. तो flat और that again same sound कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? B. तो A B C B एक और बार ये rhyme scheme हमें वही दिख रही है follow होते हुए. Next, for she said my cakes that seem too small, small would become A. When I eat of them myself. अब small और myself same sound कर रहे हैं? नहीं, तो ये हो जाएगा B. Are yet too large to give away. अब small और away same है? नहीं. Myself away बिल्कुल नहीं, so this would become C. So she put them on the shelf. Again, small and shelf are not sounding same, so this will not be A. But myself and shelf both are sounding same, तो ये हो जाएगा B. So same A B C B is again seen continuing. Clear? All right. नेक्स्ट इज देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तो एंग्री हो जाएगा ए. अब हम लास्ट वर्ड्स देखते जाते हैं बिकॉज नाउ वी नो कि हमें कैसे राइमिंग स्कीम देखनी है. तो एंग्री हो जाएगा ए. फिर है वर्ड फेंट. अब एंग्री और फेंट सेम है क्या? नहीं, दिस वुड बिकम बी. देन वुमन, वुमन और एंग्री सेम है? डेफिनेटली नॉट. वुमन और फेंट नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? सी. एंड फेंट एंड सेंट आर राइमिंग, सो दिस वुड बिकम बी. सो अगेन ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम. क्लियर? एज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट भी यही होने वाला है. वर्ड सेल्फिश हो जाएगा ए. फॉर्म क्योंकि इसके जैसा सेम साउंड नहीं करता, दिस वुड बिकम बी. शेल्टर और सेल्फिश सेम है क्या? नहीं. शेल्टर और फॉर्म सेम है क्या? नहीं, तो दिस वुड बिकम सी. एंड वॉर्म एंड सेल्फिश अगेन दे आर नॉट साउंडिंग सेम, बट फॉर्म एंड वॉर्म बोथ आर सेम, सो दिस विल बिकम बी. सो ए बी सी बी इज अगेन सीन इन दिस स्टैंजा. क्लियर? ऑल राइट.
नेक्स्ट इज नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तो डू क्या हो जाएगा ए, फिर है वर्ड फूड, डू और फूड सेम है क्या, नहीं, तो दिस वुड बिकम बी। बोरिंग एंड डू, अगेन ये सेम साउंड नहीं कर रहे, फूड एंड बोरिंग सेम नहीं कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम सी, एंड वुड एंड फूड आर सेम, सो इट वुड बिकम बी। सो ए बी सी बी इज अगेन द राइमिंग स्कीम। नेक्स्ट, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, चिमनी हो जाएगा ए, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, वर्ड हो जाएगा बी, क्योंकि चिमनी और वर्ड सेम साउंड नहीं कर रहे हैं। देन इज वर्ड वुडपेकर, वुडपेकर और चिमनी सेम है क्या, नहीं, वुडपेकर और वर्ड डेफिनेटली नहीं, तो ये हो जाएगा सी, बट वर्ड बर्ड एंड वर्ड आर साउंडिंग सेम, तो ये हो जाएगा बी। क्लियर? तो अब जल्दी जल्दी राइमिंग स्कीम बन जाएगी, बिकॉज नाउ वी नो कि किस तरीके से हमको एबीसीबी ही फॉलो करना है। फाइनली लास्ट 2 स्टैंजास, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, तो हेड हो जाएगा ए, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, तो सेम हो जाएगा बी, क्योंकि हेड और सेम साउंड नहीं कर रहे हैं। देन है वर्ड बर्न्ड, तो हेड और बर्न्ड सेम है क्या, नहीं, सेम एंड burned, no, they are also not sounding same, so it is C, but the word flame is sounding same as same, so it would be B. Clear? So again ABCB is the rhyming scheme. Last stanza is school boy, तो ये हो जाएगा A, यानी word boys सोच लीजिए आप, उससे rhyming देख लेना। wood हो जाएगा B, क्योंकि wood और boy सेम साउंड नहीं कर रहे हैं। देन डे वुड बिकम सी, क्योंकि डे और स्कूल बॉय सेम साउंड नहीं कर रहे, वुड और डे अगेन सेम नहीं है, तो इट वुड बिकम सी। एंड फाइनली द वर्ड फूड साउंड सेम एज वुड, सो इट वुड बिकम बी। सो ABCB इज द कंप्लीट राइमिंग स्कीम ऑफ फुल पोअम। क्लियर? तो आई होप आपको सारे स्टैंजास में वो राइमिंग स्कीम दिख गई है, कैसे फाइंड आउट करना है। डन? ऑल राइट, चलिए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इस पर्टिकुलर पोएम में यूज की गई है। नंबर 1 इज एलिट्रेशन, आवर फेवरेट, जो कि हर जगह हमको दिख जाती है, दैट इज रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोज वर्ड्स। एक बार अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता हुआ दिख जाए एक लाइन में, उसे हम कहते हैं कि वो एलिट्रेशन डिवाइस यूज हो रही है। क्लियर? सो हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड देखते हैं। अगेन आई एम सेइंग डू नॉट लुक फॉर द कॉन्सोनेंट वर्ड्स, इट्स द कॉन्सोनेंट साउंड दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं। दैट दे देम थ्रू, ये एक ही लाइन में आपको वर्ड्स दिख जाएंगे, तो TH साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। देन आप देखते हो दे द एक साथ यूज होते हुए, तो यहां पे भी क्या हो गया, TH साउंड रिपीट। देन लुक लाइक, जैसे बच्चों के लिए बोला गया है ना, चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कप्स, तो लुक लाइक में LL वर्ड क्या हो रहा है, साउंड रिपीट, और L साउंड है क्या, एक कॉन्सोनेंट साउंड। सिमिलरली फनी फरी, तो फनी और फरी दोनों में F फर्स्ट साउंड रिलीज हो रहा है, जो कि रिपीट हो रहा है, सॉरी, तो ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो अगेन एलिट्रेशन। सिमिलरली दे देम, तो ये हो गया TH साउंड, यानी कि दे टेल देम, ठीक है ना, कि वो एक स्टोरी जो है उनको बताते हैं, तो दे और देम में TH का साउंड सेम रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। देन येट यू, तो य का साउंड रिपीट हो रहा है, Y का साउंड, इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये हो गया एलिट्रेशन। सिमिलरली लर्न लेसन, तो L और L का साउंड क्या हो रहा है, वापस से रिपीट, तो ये भी क्या है, एलिट्रेशन। जब हमें पोएट बोलती है ना, टेल अ स्टोरी दैट वुड यू नो लेट लर्न, तो ये जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, लर्न अ लेसन, तो L साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अगेन एलिट्रेशन इज द डिवाइस यूज्ड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज टेल टेल, जब पोएट बोलती है ना कि आई वुड टेल अ टेल, तो ये क्या है, ट साउंड, यानी T साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, दिस इज अगेन व्हाट, कॉन्सोनेंट साउंड। सिमिलरली वुमन वॉज, तो W साउंड यानी कि व साउंड रिलीज हो रहा है, अगेन दिस इज व्हाट, a repetition of a consonant sound, so it is alliteration. Similarly them the hearth, तो यहाँ पर ये ध साउंड है वो देखो रिपीट हो रहा है, them the hearth, थ साउंड यहाँ पे रिलीज हो रहा है, और ये यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, तीनों बार रिपीट हो रहा है एक ही साउंड, तो दिस इज व्हाट, एलिट्रेशन। क्लियर? फेंट फास्टिंग, तो फेंट ड्यू टू फास्टिंग का बोला गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट साउंड इज रिपीटिंग इटसेल्फ, सो इट इज अगेन कॉन्सोनेंट साउंड, सो ये क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। सिमिलरली स्टिल स्मॉलर, S साउंड, टुक टाइनी में T साउंड, सीम स्मॉल में S साउंड, बिल्ड बर्ड्स में B का साउंड दैट इज ब साउंड, एंड बाय बोरिंग बोरिंग में अगेन ब साउंड रिपीट हो रहा है, तो ऑल दीज हैव द कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीटेड, तो ये क्या है, एलिट्रेशन। तो यहाँ एलिट्रेशन बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल गए, आई होप अब तो एलिट्रेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर? तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता मिल जाएगा, वहां पर लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन बोल देंगे। डन? ऑल राइट। सेकेंड जो हमें लिटरेरी डिवाइस दिखती है वो है रिपीटेशन। अभी ही देख चुके हो वर्ड बोरिंग कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट?
रोल्ड रोल्ड वो भी क्या हो गया, रिपीटेशन। देन इसके बाद जो नो यहाँ पर अभी आपको मिलेंगे वर्ड अवे अवे, तो ये सब क्या है, रिपीट हो रहे हैं, एक से ज्यादा बार यूज हुए हैं, उसे कहते हो रिपीटेशन। तो बहुत ईजी सी डिवाइस है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, लाइन्स और स्टैंजास, कुछ भी रिपीट हो रहा है पोम में, दैट इज व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ द लिटरेरी डिवाइस रिपीटेशन। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड जो लाइन है इसमें देखो वर्ड अवे कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ, तो ये हो गया रिपीटेशन। सिमिलरली एंड रोल्ड इट फ्लैट, तो रोल्ड रिपीट हो रहा है, तो दिस इज व्हाट, रिपीटेशन। बाय बोरिंग एंड बोरिंग, तो बोरिंग तीनों बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज रिपीटेशन। एंड फाइनली बोरिंग फॉर फूड, तो ये भी क्या है, सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, सो दिस इज रिपीटेशन। तो बहुत इजीली दिख गया यहाँ पर कि कैसे इस लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एन्जैम्पमेंट। अब ये एक नई लिटरेरी डिवाइस है जो आपको सीखने को मिलने वाली है इसमें, और वो ये है कि जब भी पूरी पोएम में अगर 3-4 लाइंस तक आपको कोई पंचुएशन दिख ही नहीं रहा, यानी कि कोई एक लाइन स्टार्ट हो रही है, फिर वो सेकंड लाइन में भी कंटिन्यू हो रहा है, थर्ड में, फोर्थ में, और फोर्थ पे जाके आपको एक फुल स्टॉप दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन जो है वो 4 लाइंस में कंटिन्यू हुई है, इसका मतलब होता है वो है एन्जैम्पमेंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम अभी देखने वाले हैं, बट बिफोर दैट लेट्स रीड द डेफिनेशन। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच रनिंग लाइन्स ऑफ पोएट्री from one to the next without using any kind of punctuation to indicate a stop। यानी समझ ही नहीं आता कहाँ पे स्टॉप हो रही है, एक लाइन स्टार्ट होती है, दूसरी लाइन कंटिन्यू, थर्ड, फोर्थ और फिर फुल स्टॉप, तो ये क्या हो जाएगा, एन्जैम्पमेंट का एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर हम बोले फर्स्ट लाइन स्टार्ट हुई, सेकेंड लाइन यहाँ पे कॉमा लग गया, तो समझ आ गया, थोड़ा सा पॉज लेना है, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ नेक्स्ट लाइन में, तो दिस इज व्हाट, एन्जैम्पमेंट। क्लियर? अब पूरी पोएम जो है वही एन्जैम्पमेंट से भरी पड़ी है, कह सकते हो कंप्लीट पोएम जो है उसमें आपने लिटरेरी डिवाइस एन्जैम्पमेंट का यूज देख लिया है, बट फिर भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं उन लाइंस का, ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या होता है एन्जैम्पमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, तो ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में भी कंटिन्यू हो रही है, यहाँ कोई पंचुएशन दिखा क्या, नहीं, बट यहाँ पे बोल दिया उन्होंने थोड़ा पॉज लेना, एक सेमी कोलन लगा हुआ है, तो ये हो गया एन्जैम्पमेंट का एग्जाम्पल। Similarly, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, तो ये फर्स्ट लाइन थी, यही कुछ पंचुएशन होता तो नहीं होता एन्जैम्पमेंट, बट ये कंटिन्यू हो रहा है सेकंड लाइन में, यहाँ पे पंचुएशन है, तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एन्जैम्पमेंट। तो पूरी पोएम जो है वही पूरी एन्जैम्पमेंट से भरी हुई है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट इज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, तो यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ कंटिन्यू हो रही है और पंचुएशन आपको यहाँ दिख रहा है, तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एन्जैम्पमेंट। नेक्स्ट, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, तो ये लाइन भी यहाँ रिपीट हो रही है, कंटिन्यू हो रही है सॉरी, और यहाँ पंचुएशन जो है फर्स्ट लाइन के बाद नहीं, सेकंड लाइन के बाद है, यानी फर्स्ट लाइन जो है वो अभी खत्म नहीं हुई, उसको सेकंड में कंटिन्यू किया गया है, तो अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन्जैम्पमेंट। Similarly, once when the good Saint Peter lived in the world below, तो यहाँ पर भी फर्स्ट लाइन जो है कंटिन्यू हुई है, क्योंकि पंचुएशन यहाँ दिखेगा आपको फर्स्ट लाइन में नहीं, तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एन्जैम्पमेंट। डन? ऑल राइट। Next is, for she said my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, तो यहाँ पे भी देखिए आप खत्म कहाँ हो रही है लाइन, फोर्थ लाइन में जाके, इट मीन्स यहाँ पे भी एन्जैम्पमेंट का यूज हुआ है, बिकॉज पंचुएशन नहीं है, और जो एंड हो रही है फर्स्ट लाइन वो कहाँ जाके हो रही है, नेक्स्ट 2 लाइन्स के बाद, सो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज एन्जैम्पमेंट एज अ लिटरेरी डिवाइस। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट डिवाइस जो यूज हुई है दैट इज सिमिली, हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, बट अगेन यू विल गेट दिस टू लर्न, तो एक और नई लिटरेरी डिवाइस आप सीख जाओगे। सिमिली जो है और मेटाफर जो है उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मेटाफर में भी कंपैरिजन बताते हैं, बट कंपैरिजन वर्ड्स यूज नहीं करते जैसे एज या लाइक, बट सिमिली में भी सिमिलैरिटी बताई जाती है, कंपैरिजन बताया जाता है, बट देयर आर वर्ड्स यूज लाइक एज। क्लियर? तो बस इतना सा डिफरेंस है, कंपैरिजन है तो या तो मेटाफर होगा या सिमिली। मेटाफर तब होगा जब वर्ड लाइक या एज यूज नहीं हुए हो, अगर ये यूज हो रहे हैं तो सिमिली वुड बी द लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पे देखी जा सकती है। क्लियर? सो सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 अनलाइक थिंग्स थ्रू द यूज ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक एज। क्लियर? तो लाइक वर्ड या एज वर्ड को यूज करते हुए 2 अलग अलग चीजों में कंपैरिजन बता दिया जाए, उसे कहते हैं सिमिली। फॉर एग्जाम्पल, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स, तो यहाँ पे बच्चों को बेयर कप से कंपेयर किया गया है, कहाँ एक एनिमल है कहाँ ह्यूमन है, तो अनलाइक चीजें हो गई, बट यूज क्या किया गया है, लाइक। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली वेयर चिल्ड्रन आर कंपेयर टू बेयर्स कप्स। क्लियर?
देन एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, कितना थिन बेक किया, वेफर जितना थिन, तो एज वर्ड क्या बता रहा है यहाँ पे, अगेन कंपैरिजन, तो ये क्या हो गया, केक को क्योंकि एक वेफर से कंपेयर किया गया है तो ये क्या हो गए, दो अनलाइक थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली, बिकॉज सिमिलैरिटी या कंपैरिजन तो बता दिया बट लाइक और एज वर्ड्स यूज करके किया गया, क्लियर, ऑल राइट। Next is, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. तो कपड़े कैसे बर्न हो गए थे, ब्लैक कैसे कलर के, जैसा कोल होता है, तो ब्लैक कलर और कोल को कंपेयर किया गया है, बट वर्ड क्या यूज किया है, एज, तो इसीलिए बोल दोगे यहाँ पर भी सिमिली का यूज है। सो द कलर ऑफ द बर्न क्लोथ इज कंपेयर टू दैट ऑफ द कोल, दोनों अनलाइक थिंग्स हैं बट क्योंकि कंपैरिजन है सो सिमिली या मेटाफर, मेटाफर नहीं है क्यों, क्योंकि लाइक या एज वर्ड यूज नहीं किया, तो क्या बचा, सिमिली। सो सिमिली इज द लिटरेरी डिवाइस जो आपको इन लाइंस में भी दिख जाएगी, क्लियर, ऑल राइट। As you all know that we are discussing the poem that is titled as A Legend of the Northland. So we are already done with the line by line explanation, the complete summary and also the rhyming scheme and literary devices used in this poem. But now we need to see the different NCERT questions that have been asked in this particular book. Now before we begin with the very first question, obviously यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, because there are lots and lots of stanzas, 16 stanzas हैं। इट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी जो कि बैलेड फॉर्म में है, यानी कि छोटे छोटे स्टैंजाज में आपको डिफरेंट स्टोरी सुनाई जाती है एक सॉन्ग फॉर्म में, दैट इज व्हाट इज अ बैलेड, एंड दिस पर्टिकुलर पोएम दैट इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग द लाइन बाय लाइन समरी। नाउ हेयर इन दिस पोएम व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया गया है अबाउट नॉर्थलैंड। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नॉर्थलैंड का मतलब क्या है यहाँ पर, तो नॉर्थलैंड मतलब जो कंट्रीज बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है ऑफ द वर्ल्ड उसे कहा गया है नॉर्थलैंड। अब ये कंट्रीज जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, आप स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है, बट हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेंगे कि ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि उन्होंने नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में पाई जाती हैं, सो वी थिंक कि इनमें से कोई एक कंट्री हो सकती है, क्लियर। नंबर 2 यहाँ पर ये जो चीज़ बताई गई है अबाउट द स्टोरी जो किसकी है, सेंट पीटर और एक ओल्ड वुमन की, तो आपको ये दोनों कैरेक्टर्स के नाम याद रखने हैं, दैट दिस स्टोरी इज अबाउट सेंट पीटर हु इज वन ऑफ द डिसाइपल्स और फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड जो नंबर 2 कैरेक्टर है दैट इज द ओल्ड वुमन जिनकी एक केक स्टोर है। तो ये पूरी स्टोरी जो है किस तरीके से होती है, यू नो, फर्स्ट कैसे वो लेडी क्या करती है, सबसे छोटा केक बनाने की कोशिश करती हैं, फिर जब वो केक को देखती हैं तो वो उनको बहुत बड़ा लगता है, देन वो अगेन क्या करती है, डो नीड करती हैं, वो अगेन गाढ़ा घूमती हैं जिसे आप नीडिंग कहते हो, और इस बार वो कोशिश करती हैं कि जो भी केक उन्होंने बनाया था उससे थोड़ा छोटा बनाए, बट व्हेन शी इज अबाउट टू बेक द केक शी इज ऑफ द व्यू कि दिस केक इज ऑल्सो यू नो सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन, तो अगेन उनको लगता है कि ये केक भी मुझे नहीं देना है किसी सेंट पीटर को। थर्ड थिंग क्या करती हैं वो, नाउ शी जस्ट टेक्स अ लिटिल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस डो, बहुत छोटा सा डो लेती हैं, एंड देन शी रोल्स इट सो मच कि वो एक वेफर के फॉर्म में, यू नो, बिल्कुल एक पतली सी चॉकलेट चिप की तरह वो लगता है, और उसे वो बेक करती हैं। बट उन्हें क्या लगता है कि ये भी मैं क्यों दूँ सेंट पीटर को, बिकॉज किसी को ऐसे ही कुछ दे देने में उनको ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। देयर आर ऑल्सो लाइन्स जो कि बताते हैं कि शी सेज दैट जब मैं सेम केक जो है खुद खाती हूँ तो मुझे वो केक यू नो छोटा लगता है, कम लगता है, बट अगर मैं वही केक किसी को ऐसे ही दे दूँ, जैसे कि अगर वो सेंट पीटर को देने की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो केक बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये उनकी थिंकिंग थी, तो इसलिए वो क्या करती हैं, फाइनल केक भी जो बेक होता है उसे शेल्फ पे रख देती हैं। सो दिस इज़ हाउ वी सी दैट दिस लेडी इज़ सो माइसर, शी इज़ वेरी सेल्फिश, शी इज़ वेरी ग्रीडी, और इस वजह से वो जो है ये एक भी केक क्या तो छोटा सा पीस भी नहीं देती है सेंट पीटर को, हु इज़ द पर्सन जो कि इतने हंग्री हैं बिकॉज ही वॉज फास्टिंग, तो वो जो है ऑलमोस्ट फेंट होने वाले हैं, बट देन टू शी इज़ नॉट एबल टू रियलाइज द फैक्ट दैट दिस पर्सन इज़ यू नो फीलिंग सो मच हंग्री, और वो इतनी ज़्यादा यू नो बोल सकते हैं कि उनको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस फील हो रही है, और फिर भी वो नीड में जो पर्सन है उसकी वो हेल्प नहीं करती बिकॉज शी इज़ अ सेल्फिश लेडी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कि वो इतनी सेल्फिशनेस दिखाती है, इतनी ग्रीडीनेस दिखाती हैं, ये एक सेंट को भी एंग्री कर देता है, बिकॉज दिस वुमन इज इनफ टू प्रोवोक एनी सेंट इवन। तो ये जो सेंट पीटर हैं वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो उन्हें कर्स कर देते हैं कि तुम्हें जो है शेल्टर, फूड, फायर, एवरीथिंग यू हैव गॉट फ्रॉम गॉड, बट यू हैव नॉट रियलाइज्ड इट्स वर्थ। और ये कहते हैं ना कि व्हेन थिंग्स गो मूव अवे फ्रॉम यू और गो अवे फ्रॉम यू, दैट टाइम ओनली यू रियलाइज इट्स वर्थ। सिमिलरली इस लेडी के पास सब कुछ था, तो शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जिनके पास नहीं होता है उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं।
तो ये क्या करते हैं, इन्हें कर्स करते हैं कि जस्ट लाइक एक जो बर्ड होती है, इट हैज़ टू वर्क अ लॉट, वो पूरा टाइम बोर करती है वुड को, तब जाके उसको शेल्टर मिलता है, तब जाके छोटा मोटा खाना मिल जाता है, एंड वो पानी वगैरह या फायर वगैरह जो है वो तो आपको पता ही है कि बर्ड्स खुद को ही कवर करती हैं, फायर वगैरह ये सब तो फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है। तो यही सेम चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी, ऐसा वो कर्स करते हैं इस ओल्ड वुमन को, एंड देन दिस वुमन चेंजेस टू वुडपेकर। नाउ दिस कंप्लीट पोएम इज अ लेजेंड। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टोरी जो कि आपको एक मॉरल मैसेज देती हो, एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ये पास ऑन हो रही है, यानी कि एल्डर्स टेल देयर यंगर जनरेशन अबाउट दिस स्टोरी सो दैट अ मॉरल मैसेज इज कन्वेड टू द यंगर जनरेशन। क्लियर? तो ये ओवरऑल समरी थी। नाउ वी आर रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन जो कि इस पोएम से पूछा जाए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इट सेज व्हिच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू। अब यहाँ पर बात हो रही है कंट्री और कंट्रीज की। ऑब्वियसली हमें स्पेसिफिकली नहीं पता कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीज का नाम दे देंगे। देयर आर मेनी, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, बिकॉज कोई इनमें से एक ही कंट्री हो सकती है अगर ये स्टोरी सीरियसली रियल और ऑथेंटिक है। क्लियर? नाउ इट इज अ कंट्री इन द नॉर्थ वेयर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। नॉर्थलैंड क्या है, तो अगर हमें नॉर्थलैंड के बारे में जो लेजेंड में बताया गया है उससे पता है, एंड ऑल्सो नॉर्मली भी हमें पता है कि नॉर्थलैंड जो है वहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं वहाँ जो सन रेज है दे फॉल फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन, दैट्स वाई द डेज आर वेरी स्मॉल एंड द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग. Now it may refer to any of the countries among Greenland, Norway, Russia, Canada, etc. बहुत सी countries हैं जहाँ पर same conditions देखी जाती हैं. Their days are small, nights are longer, they're extremely cold countries. स्नोफॉल होता है. देन ये जो बात की गई है यहाँ पर रेंडियर्स की, स्लेजेस की, वी कैन जस्ट काइंड ऑफ थिंक अबाउट इट कि ऐसी कोई कंट्री हो सकती है. तो इट्स जस्ट अ गेस. नाउ वी डोंट नो एग्जैक्टली कौन सी कंट्री है, बट इफ वी हैव टू गिव द नेम्स वी कैन से दे कैन दिस पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे ये स्टोरी सुनाई जाती है, इट कुड बी एनी वन ऑफ दीज. क्लियर? ऑल राइट. Next is, what did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? So first part is very easy, very direct कि Saint Peter asked the old lady for a piece of cake. अब बोला है what was the lady's reaction, तो लेडी जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो वो बिल्कुल भी क्या करती है, छोटा केक बनाती है, फिर डो लेती है, बट अल्टीमेटली क्या करती है, वो केक देना पसंद नहीं करती है सेंट पीटर को. So now let's read the answer. Saint Peter asked the old lady for a piece of cake. So this is the direct answer for the very first part of the question. The lady was selfish and behaved miserly. इसका मतलब क्या होता है, कंजूस की तरह बिहेव करना. ठीक है. So the lady was selfish and behaved miserly and kept decreasing the size of the cake. At last she did not give him anything to eat. तो वो क्या कर रही थी, बिकॉज शी इज़ अ सेल्फिश पर्सन, शी इज़ अ ग्रीडी पर्सन, तो वो सिर्फ केक के साइज को कम करती जा रही थी. बट अल्टीमेटली भी इतनी सब चीज़ें करने के बाद भी शी डिड नॉट गिव एनीथिंग टू ईट टू सेंट पीटर. तो वो कुछ भी नहीं देती हैं सेंट पीटर को खाने के लिए. सो दिस वॉज हर रिएक्शन. If it is asked or the same question is asked in the form of a long answer type question where you need to answer it in around 100 to 120 words, then definitely आपको पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी कि लेडी का रिएक्शन क्या था. तो बिगनिंग की कैसे वो एक स्मॉल केक बेक करती है, स्टोर में से नहीं देती जो ऑलरेडी केक बने हुए हैं, फिर वो डो बनाती हैं, उसमें से जो केक बनता है उनको सेम लगता है एज द प्रीवियस वन. देन अगेन वो एक स्क्रैप ऑफ डो लेती हैं, उससे एक इतना ज़्यादा रोल करती हैं कि वो एक वेफर की तरह बन जाता है. फिर उसको बेक करने के बाद भी वो सेंट पीटर को वो वेफर जितना केक भी खाने को नहीं देती हैं. सो दिस शोज हाउ मच सेल्फिश एंड हाउ मच माइसर शी इज. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउ डिड ही पनिश हर. नाउ बिकॉज इट्स अ शॉर्ट काइंड ऑफ आंसर, तो फिर डायरेक्ट बताओगे कि उनको कर्स कर देते हैं. ठीक है. अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा देन डेफिनेटली विल टेल एवरीथिंग जो कि उन्होंने बोला है, दैट इज सेंट पीटर ने. सो सेंट पीटर वॉज अ गुड सेंट पीटर, जैसे हम लिख सकते हैं. इवन दिस ओल्ड वुमेन वॉज enough to provoke a good Saint Peter because she was so selfish and so greedy. Now this selfishness leads Saint Peter to become angry and he cursed her and told her that because food, shelter and fire, everything you have got so easily, you do not realize that worth of those things, so you are not worth living this human form and you should be changed to a bird who has to work day and night, bore and bore in the wood and then gets a little amount of food to ईट. तो इस तरीके से वो कर्ज करते हैं. क्या बोलते हैं वो चीज़ें आप बताओगे अगर 100 to 120 वर्ड्स वाला आंसर है. बट यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर है, विल डायरेक्टली टेल कि वो कर्ज करते हैं, उनको बर्ड में चेंज कर देते हैं. सो ही कर्स्ड हर एंड मेड हर अ वुड पेकर. तो क्या करते हैं पनिशमेंट के लिए, वो कर्ज करते हैं किसको,
इस लेडी को सेंट पीटर और फिर उनको वुड पैकर में चेंज कर देते हैं। क्लियर? ऑल राइट। हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड? नॉर्मली पूछा गया है कि वुड पैकर जो उसको खाना कैसे मिलता है। वुड पैकर यानी वुड को पैक करता है, बोर करता है, यानी कि उसमें होल बनाता है। अब फिर उसके बाद उसको पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद छोटा मोटा जो खाना है वो मिल जाता है। सो द वुड पैकर बोर्स द हार्ड वुड ऑल डे, या फिर द वुड पैकर बोर्स एंड वर्क्स हार्ड ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड टू गेट इटसेल्फ सम फूड। क्लियर? तो ये जो वुड पैकर है वो बहुत मेहनत करता है पूरी दिन रात। इट काइंड्स ऑफ पैक द वुड, बोर करता रहता है वुड को, दैट टू वेरी ड्राई एंड हार्ड वुड, फिर जाके उनको कुछ खाने को मिलता है। सो दिस इज हाउ वो लेडी को भी कर्ज कर देते हैं दैट व्हेन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर टू गेट दिस अमाउंट ऑफ फूड ऑल्सो, देन ओनली यू विल रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट होता है खाना उनके लिए जिनके पास नहीं होता। दैट टाइम सेंट पीटर वॉज सो हंग्री कि उनके लिए एक छोटा सा पीस ऑफ केक वॉज ऑल्सो समथिंग विच वॉज अ ब्लेसिंग, राइट? बट this lady was not able to understand it, realize what Saint Peter was going through that moment, because she got everything in life. So she was not able to realize the worth of these things. Clear? All right. Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है देखा जाए तो। यहाँ पूछा है कि अगर ओल्ड लेडी को पता होता कि वो सेंट पीटर है, उनको नहीं पता था वो सेंट पीटर हैं, तो वो इतनी अनजेनरस थी, तो आपको क्या लगता है कि अगर उनको पता होता तो क्या करती? सो ऑब्वियसली हमें भी पता है व्हेन देयर आर मेनी पीपल हु काइंड ऑफ डू एवरीथिंग टू प्लीज सेंट्स, टू प्लीज प्रीस्ट, बिकॉज उनको पता होता है कि ये पर्सन जो है वो कुछ भी बोलेंगे वो सही हो जाएगा, वो ब्लेसिंग्स देंगे। तो भले ही वो अपने ग्रीड के लिए, अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए ये चीज़ें करते हैं, बट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड लेडी है, अगर उसको पता होता कि ये सेंट पीटर हैं, तो डेफिनेटली शी वुड नॉट हैव बीन दिस अनजेनरस हाउ शी वॉज इफ शी when she was not knowing about Saint Peter. So if she would have been knowing about Saint Peter, definitely she would have done everything. वो केक वेक सब दे देती, बट देन टू वो सेल्फिशनेस की वजह से देती, ये तो हम कह सकते हैं, बिकॉज दिस लेडी इज वेरी सेल्फिश। क्लियर? सो आई डोंट थिंक द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज। सो दिस इज वेरी ट्रू। अगर उनको नहीं पता होता, अगर उन्हें पता होता कि ये सेंट पीटर कौन है, ही इज़ वन ऑफ दी पर्सन जो कि प्रीचिंग्स देते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो डिसाइपल हैं जीसस क्राइस्ट के, तो अगर उनको ये चीज़ पता होती तो उनके लिए ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन होते। तो ये क्या करती, इस तरीके से जिस तरीके का उनका बिहेवियर था वो अनजेनरस थी, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं होती। शी वुड हैव गिवन हिम अ लार्ज पीस ऑफ केक। केक तो छोड़ो, वो लार्ज पीस ऑफ केक देती, यानी कि सबसे बड़ा केक बनाकर उनको देती, टू मेक हिम हैप्पी विद द ग्रीड ऑफ गेटिंग अ रिवॉर्ड। मतलब अगर उनको पता है ना वो आशीर्वाद मिल जाता, वो कुछ अच्छा बोल के जाते, तो वो रिवॉर्ड के लिए शी वुड हैव डन एवरीथिंग, बट देन टू बीइंग ग्रीडी। ऐसा नहीं है कि शी वुड हैव चेंज्ड एज अ पर्सन, बहुत अच्छी हो जाती, नहीं। This lady was so selfish that we can say that if she would have known about Saint Peter, definitely she would have given a large piece of cake to him, but then too, because of the selfish desires she would have, that is in return उनको एक reward चाहिए होता from a saint, तो इसीलिए वो जो है इससे opposite behave करती, but obviously वो selfishness तो उनके अंदर रहती। तो अब ये question जो है आपको elaborate way में भी मिल सकता है, एक value based आपका point of view कि ऐसे लोग करते हैं कि नहीं, in a long answer type question. Clear? All right. Next question is this a true story? Which part of this poem do you feel is the most important? Now as we are told by the title itself that it is a legend, यानी कि एक ऐसी story that is passed on from one generation to another generation just to teach the younger generation the lesson, a moral lesson of life. तो यहाँ पे भी पोएट ऑल्सो शी सेज कि मुझे भी ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, इट्स नॉट रियल एंड ऑथेंटिक, बट दिस स्टोरी इज समवेयर गोइंग टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर योर लाइफ, दैट्स व्हाई शी हैज टोल्ड अस दीज stanzas or this legend. So definitely ये true story नहीं है, and also क्योंकि हम यहाँ पे बोल देंगे because it's a legend. अब यहाँ सबसे important part पूछा है, which part of this poem do you feel is the most important? So when we were discussing the complete poem, now there can be many stanzas और उनमें से आपको लगता हो सकता है लगे कि ये particular stanza सबसे ज़्यादा important है, because आपसे पूछा है do you feel. Now according to me, मुझे लगता है अगर पूरी पोएम देखें हम तो इस पर्टिकुलर पोएम में जो स्टैंजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और समथिंग जो कि हमको बहुत एक बड़ी चीज़ सिखाता है वो ये है कि व्हेन सेंट पीटर बोलते हैं कि जो ह्यूमन फॉर्म है उसके लिए तुम यू डू नॉट
worth, you do not have that realization of the worth of this human form, and you are not supposed to dwell this human form, क्योंकि तुम जो हो इसके लायक नहीं हो, क्योंकि जो फूड शेल्टर फायर तुमको मिला है वो उसकी वर्थ, उसकी रियलाइजेशन जो है वो तुम्हें नहीं है, बिकॉज यू हैव गॉट एवरीथिंग। एंड अगर अदर फॉर्म्स के बारे में देखें, जैसे बर्ड्स का फॉर्म, एनिमल्स का फॉर्म, उनको ये सब चीज़ें खुद ही नहीं मिल जाती, दे हैव टू वर्क फॉर इट, राइट। तो इसीलिए ये स्टैंजा जो है वो कहीं ना कहीं हमें सिखाता है दैट वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग वी हैव, वेदर इट्स फूड, शेल्टर और फायर। एंड ऑल्सो हमें जो है जब भी मौका मिले, वी शुड हेल्प पीपल इन नीड, वी शुड बी काइंड, वी शुड बी जेनरस टू पीपल। तो ये सब चीज़ें जो हमें सीखने को मिलती हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टैंजा। सो आई गेस ये जो स्टैंजा नंबर 12 है, दैट इज समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पोएम। ऑल्सो इफ़ यू फील जो अदर स्टैंजाज हैं, लाइक जिस स्टैंजा में वो कर्ज करते हैं, जिससे पता चलता है आपको कि बर्ड्स जो हैं वो इतनी मेहनत करती हैं, उससे उनको थोड़ा बहुत खाना मिलता है, वैसे तुमको खाना मिलेगा। तो मे बी यू गेट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस दैट we have got everything in our life, so we should be grateful. But in the same way, other forms of life, that is for example birds, they have to work so much and then they get something to eat. तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। So you can definitely write that particular stanza or those lines which you feel is very important from complete poem, but also आपको explanation देना पड़ेगा कि आपको क्यों लगता है कि ये आपके लिए important है। Clear? So first part जो है, is this a true story? तो we'll say no, this is not a true story, it is a legend. Now the lines जो कि important है, the stanza of the poem that is very important is, and he said you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो यहाँ पे ये जो lines हैं particularly according to me these are very important. You can mention the lines which you feel कि वो important हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, he कौन है, सेंट पीटर, you कौन है, ओल्ड लेडी, ओल्ड वुमन। तो वो उनको बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, मतलब इतनी ज़्यादा सेल्फिश पर्सन को एक ह्यूमन फॉर्म में जीने का कोई भी हक नहीं है। ड्वेल मीन्स टू लिव, सो यू आर नॉट वर्थ दिस ह्यूमन फॉर्म, सो डेफिनेटली यू शुड नॉट बी ह्यूमन एनी मोर। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, बिकॉज ह्यूमन फॉर्म जो है उनमें फूड, शेल्टर, फायर टू कीप यू वार्म, ये हर एक चीज़ जो है मिल जाती है इजीली। तो इसीलिए यहाँ पर वो उनको बताते हैं कि यू आर वेरी सेल्फिश बिकॉज यू डोंट रियलाइज कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें और कितनी मुश्किल से मिलती हैं कुछ फॉर्म्स को। तो इसीलिए ह्यूमन फॉर्म के लिए तुम बनी नहीं हो, यू शुड बी चेंज टू अ बर्ड फॉर्म। क्लियर? तो ये लाइन्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। वील ऑल्सो सी दी एक्सप्लेनेशन। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस टेल्स अस दैट वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर हैविंग फूड, शेल्टर एंड फायर। बिकॉज हमारे पास खाने को है, हमारे पास घर है रहने के लिए, हमारे पास ठंड के टाइम पे फायर होती है टू कीप अस वार्म। तो ये तीनों चीज़ों के लिए वी शुड बी ग्रेटफुल इन आवर लाइफ, हमें थैंकफुल होना चाहिए, वो ग्रैटिट्यूड का सेंस होना चाहिए। एंड वी शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू पीपल। और इस चक्कर में ये भी समझ आता है दैट वी शुड बी हेल्पफुल, वी शुड बी काइंड, वी शुड बी जेनरस टुवर्ड्स पीपल, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि हर किसी के पास नहीं होता है। एंड इफ वी हैव गॉट दीज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प अ पर्सन जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। सो दिस स्टैंजा समवेयर टीचेस अस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड दैट्स वाई दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पोएम। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ लेजेंड, व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड। अब लेजेंड क्या है, उसको क्यों बोला गया है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट नाउ वी हैव अगेन दिस पर्टिकुलर आंसर, जिसकी वजह से नाउ यू विल बी 100% क्लियर कि व्हाट इज अ लेजेंड एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। सो अ लेजेंड इज अ ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि जो सॉर्ट ऑफ कल्चर का पार्ट है जो हमेशा हर जगह फॉलो किया जाता है। Sometimes popularly regarded as historical but not authenticated। तो कभी कभी ऐसा बोला था हिस्टोरिकल यानी कि हमेशा से सुनाई जा रही है, हिस्ट्री बिल्कुल फॉलो की जा रही है वो स्टोरी। तो ये ट्रेडिशनल भी होती है, सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशन से रिलेटेड, पुराने कल्चर से रिलेटेड, और इसे हिस्टोरिकल भी माना जाता है, बट इट इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। कहीं पे भी प्रूफ नहीं होता कि ये सच में ऐसा हुआ था। क्लियर? तो ये रियल है या नहीं वो कभी प्रूफ नहीं होता, बट ये एक स्टोरी होती है जो जनरेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन फॉलो की जाती है। The title of the poem tells that it is a legend, and also a legend usually imparts some morals or message, and at this poem also imparts the message of generosity। तो सबसे पहली बात तो इसे legend इसलिए कह सकते हो because टाइटल खुद बोलता है क्या है, legend of the Northland। क्यों बोलते हैं? Because legend somewhere imparts or gives you or conveys you a moral message, and this poem also gives us a very big and very important message, that is the message of generosity, that we should be generous, we should be kind, we should be helpful towards people। तो ये भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल मैसेज सिखाती है। सो वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर पोएम इज अ लेजेंड। क्लियर? ऑल राइट।
राइट द स्टोरी अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 sentences. अब अबाउट 10 sentences में आपको ये पूरी स्टोरी लिखनी है, बिकॉज दिस इज गिवन अस इन द फॉर्म ऑफ अ पोअम. तो वो पूरी जो स्टैंजा की लाइन्स है उन्हें आपको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में क्या करना है, एक स्टोरी के फॉर्म में चेंज करना है अराउंड 10 sentences. क्लियर? नाउ आई विल गिव यू नो द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है. आपको यहाँ पे अगर ऐसा लगता है कि 10 sentences ज़्यादा भी हो रहा है तो ये सिर्फ आपके लिए एक सैम्पल है, सो दैट यू कैन कंप्लीटली सी कि आपको कौन से पॉइंटर्स मेंशन करना है फॉर द 10 sentences. क्लियर? ऑल राइट. So once Saint Peter was feeling very hungry and he asked for alms for an old lady. अब ये alms का मतलब क्या होता है, जो भिक्षा बोलते हैं ना, उसे कहते हो आप alms. ठीक है? तो एक बार एक सेंट पीटर थे, he was feeling very hungry and that's why he went to the old lady to ask for something to eat. He asked if she could give him a piece of cake to eat because वो केक स्टोर था, तो she was he was able to see that this woman is baking cakes. तो वो उनसे यही बोलते हैं, can I have a piece of cake to eat? The lady was very selfish. She kept reducing the size of the cake as she felt that size of the cake was too big to be given away. तो वो क्या करती हैं, बिकॉज शी वॉज वेरी ग्रीडी, वेरी सेल्फिश, तो वो जो है इन केक का साइज छोटा करती जाती हैं और फिर फाइनली वो क्या कोशिश करती है कि वो एक छोटा सा केक ही दें किसको, सेंट पीटर को, बिकॉज शी फेल्ट कि दिस साइज ऑफ द केक इज टू बिग टू गिव अवे, यानी फ्री में किसी को दे देने के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. At last she did not give him any cake. और at the end क्या होता है वो कि कोई भी केक नहीं देती हैं सेंट पीटर को. Saint Peter becomes angry and makes her a woodpecker who bores hard dry wood to get food. और वो जो है सेंट पीटर वो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो इस लेडी को कर्स कर देते हैं और वो इस गुस्से में आके क्या बोलते हैं, that you do not deserve to dwell in a human form, you should be changed to a bird form, that is a woodpecker, because woodpecker has to work all day and night. And after boring the dry hard wood, he gets something to eat. So similarly वो लेडी को भी यही समझाना चाहते हैं, because you have got everything, तो तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है इसका जो एब्सेंस होता है किसी की लाइफ में उससे क्या फ़र्क पड़ता है. सो यू शुड बिकम अ बर्ड बिकॉज यू डोंट डिजर्व दिस एवरीथिंग जो भी तुमको मिल रहा है, फूड शेल्टर फायर. यू शुड वर्क हार्ड लाइक अ वुडपेकर और लाइक अ बर्ड एंड देन यू विल गेट समथिंग टू ईट. Her clothes are burned to ashes and she is left with a cap on her head. और क्या होता है उनके जो क्लोथ्स हैं वो ashes में, यानी कि जब वो चिमनी से बाहर आती है ना, जस्ट आफ्टर वो कर्स करते हैं सेंट पीटर, वो एकदम से चिमनी के बाहर निकलती हैं और एक कैप को छोड़कर बाकी उनके पूरे जो क्लोथ्स होते हैं वो एक बर्न हो जाते हैं एंड दे चेंज टू ब्लैक एंड ब्लैक एज कोल. इतने डार्क कलर के हो जाते हैं उनके पूरी स्किन या पूरी बॉडी. और सिर्फ एक कैप होता है जो स्कारलेट कलर की, रेड कलर की कैप उन्होंने ऑलरेडी पहनी हुई थी, दैट रिमेन्स ऑन हर हेड. नाउ हियर यू हैव टू चेंज इट टू पास्ट टेंस. इट वुड बी हर क्लोथ्स were burned to ashes and she was left with a cap on her head. All her clothes got burnt in the chimney and she bores the hardwood all day long for food and water. And what she does is वो जो है पूरे टाइम पे she just keeps on boring the wood, hardwood, and then she somewhere gets food to eat. So this is how the story is कि किस तरीके से सेंट पीटर जाते हैं, उनको भूख लग रही है इसलिए वो केक मांगते हैं. बिकॉज लेडी सेल्फिश है तो वो केक का साइज रिड्यूस करती जाती हैं. एट द एंड वो कुछ भी नहीं देती सेंट पीटर को खाने के लिए. बिकॉज ऑफ दिस सेल्फिशनेस ऑफ ओल्ड लेडी, ये जो सेंट पीटर है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं. वो कर्स कर देते हैं कि यू विल बी चेंज टू अ बर्ड फॉर्म सो दैट यू वर्क ऑल डे एंड नाइट टू गेट दैट लिटिल अमाउंट ऑफ फूड. एंड देन दिस लेडी इज इमीडिएटली चेंज्ड टू अ बर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है उनके जो पूरे क्लोथ्स हैं वो बर्न हो जाते हैं इन द चिमनी एंड दे टर्न ब्लैक एज कोल. बट देर इज वन स्कारलेट कैप विच इज लेफ्ट ऑन हर हेड दैट शी वॉज वेयरिंग बिफोर being cursed. And this is how she works all day long, all night she works so hard and then she gets something to eat. So this is the complete story जो कि पहले poem के form में थी. Now अगर story के form में होती तो कैसे लिखना है, that is the exercise. Clear? All right. Next is let's look at the words at the end of the second and fourth lines. यानी कि जो stanzas हैं उनमें जो second और fourth line है वो क्या कर रहे हैं, जैसे हमें पता है यहाँ पर A, B, C, B ये क्या थी, राइमिंग स्कीम थी जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं in the topic literary device used in the poem A Legend of the Northland. Now when we see the complete rhyming scheme, it is ABCB throughout the poem. इसका मतलब ये वर्ड्स तो अलग जाएंगे बट ये जो सेकेंड और जो फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड्स हैं दे आर राइमिंग. क्लियर? तो इसीलिए यहाँ बोला है कि एंड सेकेंड एंड फोर्थ. क्लियर? तो ये सेकेंड लाइन का एंड वर्ड, ये फोर्थ लाइन का एंड वर्ड, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन है. डन. स्नोज एंड क्लोथ्स, ट्रू एंड यू, बिलो एंड नो, यानी क्या कर रहे हैं, ये राइम कर रहे हैं. We find that snows rhymes with clothes, true rhymes with you, below rhymes with no.
फाइंड मोर सच राइमिंग वर्ड्स। बहुत ईजी है, सारे स्टैंजास के जो सेकंड और फोर्थ लाइन के एंड के वर्ड है वो बस आपको मेंशन कर देना है। क्लियर? तो वेरी इजी एक्सरसाइज, इट जस्ट टू टेल यू दैट द राइमिंग स्कीम इज दैट सेकंड और फोर्थ लाइन के जो एंड वर्ड है वो सेम जाएंगे बीबी, एंड द फर्स्ट वन और थर्ड वन सेपरेट है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, तो ए सी। क्लियर? तो ABCB इज द राइमिंग स्कीम। सो अर्थ राइम्स विथ हर्थ, done rhymes with one, lay rhymes with away. Next, myself lies rhymes with shelf, flat rhymes with that, faint and sate are rhyming, form and warm are rhyming, food wood is rhyming, same flame and word bird। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि राइम कर रहे हैं, और भी वर्ड्स आपको अगर देखते हैं यू कैन डेफिनेटली मेंशन। सो दीज आर 10 राइमिंग वर्ड्स अदर देन दी वंस मेंशन इन दी क्वेश्चन इटसेल्फ, जो कि आपको बताते हैं कि कैसे सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन के एंड वर्ड्स आर राइमिंग। क्लियर? ऑल राइट। So with this we come to an end of our topic, that is NCERT solutions of the questions that have been asked related to the poem A Legend of the Northland। I hope आपको हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ है। ऑल्दो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी थे, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, देयर वाज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड और टू वरी अबाउट समथिंग। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। बट ऑल्सो इस पूरी पोम पे बेस्ड कौन कौन से डिफरेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, थीम क्या है, टाइटल क्यों लिखा है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग दी line by line explanation and summary of the poem। Clear? So in the next video we'll meet with the next topic very soon, but before that you have to know this, that Magnet Brains के channel पे you get 100% free class 4th to 12th online school education। So if you guys belong from 4th to 12th classes and if you have any doubt related to any topic, any subject, do go and visit the channel so that you get your doubts cleared very beautifully। Now in the next video we'll meet with the next topic very soon। Till then take care of yourself, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।